सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज पर स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। आज की हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से है। पाकिस्तान में जो दिन गुजरते जा रहे हैं, कोरोना से मुताल्लिक सूरत हाल तशवीशनाक से भयानक होती जा रही है। हर दिन के साथ अमवात की तादाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटों में 55 अफराद कोरोना के आगे जिंदगी की बाजी हार गए, जिनमें साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के अल अजीजिया रेफरेंस में सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक भी शामिल हैं। वो रावलपिंडी के निजी अस्पताल में पिछले एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। मुख्तसरन सूरत हाल तशवीशनाक है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 50,000 से भी जायद हो चुकी है, जिसमें से 45,000 केसेस सिर्फ 2.5 माह के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। और यह बढ़ती तादाद हमारे सेहत के निजाम के लिए भी किसी भी वक्त बड़ा चैलेंज बन सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे सेहत के निज़ाम की इतनी इस्तात नहीं है कि वो इतने मरीजों का बोझ उठा सके। कोरोना वैक्सीन की बात करें तो दुनिया में कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी दस्तयाबी में अभी 4 से 5 माह और शायद इससे ज्यादा वक्त भी लग जाए। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान पहले ही बता चुके हैं कि वैक्सीन की पाकिस्तान आमद अगले साल की दूसरी सहमाही में ही मुमकिन हो पाएगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस वैक्सीन का प्रोडक्शन टारगेट है। ऑक्सफोर्ड ने इस वैक्सीन की तैयारी को दिया है एक प्राइवेट कंपनी को, जो इस वक्त भारत में इसकी प्रोडक्शन में मसरूफ है। और इनका मौक़िफ़ है कि जब तक वो अपनी 2 अरब की आबादी के लिए वैक्सीन तैयार नहीं कर लेते, तब तक वो किसी दूसरे मुल्क को ये वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। तो इससे सूरत हाल आपके सामने वाज़े हो जानी चाहिए। लेकिन सिर्फ यही एक चैलेंज नहीं है, इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि ये वैक्सीन हमारी पॉपुलेशन पर किस तरह असरअंदाज होती है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की वैक्सीन के मुख्तलिफ पॉपुलेशंस पर मुख्तलिफ असरात भी होते हैं। इसलिए पाकिस्तान में भी इस वैक्सीन के ट्रायल की जा रहे हैं। और नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के किस मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किस फेज में पहुंच चुका है, इस हवाले से आपको एक हमारी को बताते चलें कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। ट्रांसमिशन का इनेकाद किया गया है बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर, आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी साथी एंकर युसरा नजम भी मौजूद होंगी। गाहे गाहे हमें गेस्ट भी बीच में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर कैसर सजाद हमें ज्वाइन करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज का भी इस कोरोना की सूरत हाल पर मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी लहर है, गुज़श्ता लहर के मुकाबले में हौलनाक ये साबित हो रही है। गुज़श्ता लहर में शरह अमवात 2%, जबकि इस लहर की अगर बात की जाए तो 4% तक जा पहुंची हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ इस वक्त मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अशफाक के साथ वो मौजूद हैं। जी, ओवर टू यू मरियम। कायद में मुल्क भर में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक कराची का पॉजिटिविटी रेट जो है वो 21.20% तक जो है पहुंच चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 15 मरीज़ जो हैं जान की बाजी हार चुके हैं। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अशफाक, हम उनसे बात करते हैं। आप हमें बताइएगा कि ये जो सेकेंड वेव है ये कितनी ज़्यादा सिवियर है और मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या इस वक्त जो है आपके सामने आ रहा है, खुसूसन इस हॉस्पिटल की अगर हम बात करें। दिल्ली की मोर्टेलिटी की अगर मैं बात करूं तो रफली जो इनिशियली हमारे पास जो फिगर्स आ रहे थे जो फर्स्ट वेव में, वो अराउंड 2% की मोर्टेलिटी आ रही थी। लेकिन इन दिनों जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, मे बी फिगर्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो ऑब्जर्वेशन है अब मोर्टेलिटी रेट 3 to 4% आ रहा है। एंड केसेस एट दिस टाइम आर मोर सिवियर कंपेयर टू प्रीवियस वेव। दिस मे बी बिकॉज ऑफ विंटर सीज़न, बिकॉज इस वेदर में और भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं वो लोगों में ज़्यादा कॉमन होते हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरल इन्फेक्शंस हो गए और हमारा इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो गया। तो यहाँ पे को इन्फेक्शन की भी एक बात हो सकती है कि उसकी वजह से भी हमारे पास जो है केसेस हैं वो सीवियर आ रहे हैं। री इन्फेक्शन भी हमारे पास आ रहे हैं, और हम अभी तक हमने 3 से 4 पेशेंट ऐसे देखे हैं जो कि प्रीवियसली प्रॉपरली ट्रीट हो गए थे, हमारी तरफ से रिकवर होके घर जा चुके थे, और वो अपने काम काज जो भी थे रूटीन की लाइफ में आ गए थे, और दोबारा वो फिर हमारे पास सिम्टम्स के साथ और PCR पॉजिटिव के साथ भी आ रहे हैं। और री इन्फेक्शन का रेट तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि री इन्फेक्शन कहा यह जाता है कि जो मरीज़ जिनको री इन्फेक्शन हो रहा है उनकी सिवियरिटी
प्रीवियस इन्फेक्शन से ज़्यादा होती है। यकीनन जिन मरीज़ों को गुज़िश्ता लहर के दौरान जो है मुतासिर हो चुके हैं वो कोरोना से, और वो अब जब दोबारा हो रहे हैं तो पहले से ज़्यादा उनकी कंडीशन जो है सीरियस है और क्रिटिकल है, यही कहना था डॉक्टर अशफाक का। और उन्होंने यही कहा है कि आपने हमें कराची से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त पाकिस्तान भर के अस्पतालों के बाहर मौजूद हैं और पाकिस्तान भर में अस्पतालों की क्या सूरत हाल है उस हवाले से हमें गाहे गाहे अपडेट करेंगे। तहाँ कोरोना वायरस के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन आपके लिए लेके आए हैं। मुझे ज्वाइन किया है इससे पहले भी, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे साथ युसरा मौजूद हैं, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन बोल टीवी जमील फारूकी भी मौजूद हैं और गाहे गाहे हमें जो पॉलिटिशियंस हैं डिफरेंट पार्टी से वो भी ज्वाइन करेंगे, उनका भी हम मौकिफ लेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। हुकूमती मौकिफ जो है इस पर वो भी लेने की हुकूमती इकदाम किस हद तक मौसर रहे हैं पहली लहर में, और अब जो इकदाम किए जा रहे हैं किस हद तक अच्छे हैं या बुरे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर इब्राहिम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, पहली लहर हमने गुजारी, आप पहली लहर को इस दूसरी लहर से कैसे कंपेयर करते हैं? मैं इटली की मिसाल यहां पर देना चाहूंगा। इटली की अगर बात की जाए तो मार्च में वहां पर 900,000 केसेस डेथ्स हो रही थी, नॉट केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, 1000 डेथ्स डेली बेसिस पे हो रही थी। बीच में जुलाई का महीना आया, 3-4 डेथ्स होना शुरू हुई। अब इस वक्त गुज़श्ता रोज भी उनकी जो डेथ टोल रहा वो 993 रहा। जो दूसरी लहर है ये कितनी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए? थैंक यू वेरी मच जी। मसला ये है कि लहर जब आती है, जब आपने सारे जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं, SOPs हैं, उसको ख़त्म किया और उस पर जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी, जब लहर बहुत ज़्यादा थी, हमने स्ट्रिक्टनेस शुरू की, लॉकडाउन था, लोग अपने घरों में थे, लोग डर रहे थे और ऑटोमेटिकली इट गोज़ डाउन। सेकेंडली फिर दोबारा जब लहर आई है तब यही हुआ कि लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बाहर रखना शुरू कर दिया, लोगों ने दावतें शुरू कर दी, लोगों ने आज जाना शुरू कर दिया। जैसे वेस्टर्न ममालिक में भी यही था कि उन्होंने अपने जो इंटरनली जो लॉकडाउन है वो खोल दिए थे और जाना शुरू हुआ है। इसी तरह हमारे मुल्क में भी यही हुआ कि लॉकडाउन खुल गया। स्पेशली कराची में जो केसेस आए हैं, द लास्ट डे वॉज 2400 जो है पॉजिटिव केसेस थे और डेथ रेशो भी 70-80% से ज़्यादा क्रॉस कर गया है। तो इसमें यही है कि इसमें जो सिस्टम ऑफ जो कहा जाता है, और हो सकता है कि वी डोंट नो स्टिल, लेकिन हो सकता है कि अपना जो स्ट्रेन है शायद उसने ज़ोर पकड़ा हो या चेंज हुआ है। और स्ट्रेन चेंज होने में ये होता है कि जैसे आपका फ्लू का स्ट्रेन चेंज होता है, ऐसे ही कोविड का भी चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, जब तक SOPs को हम बरकरार नहीं रखेंगे, स्टिल अभी भी आप अगर देखें कि जितने लोग अभी भी बाहर हैं और जिस तरह मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, और अगर आप लोगों के प्रोफाइल्स पे जाके देखें तो बहुत ज़्यादा दावतें हो रही हैं, शादी का जो मराइल है वो स्टिल बरकरार है, और इंटरनल जो रूम है उसके टेम्परेचर, उसके एटमॉस्फेयर से जो कोविड जिस तरह फैल रहा है वो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा जब अगर इस पर अभी भी कंट्रोल नहीं किया आवाम ने। ठीक है, जमील आपकी तरफ आना चाहूंगा। इकदामात को आप कैसे देखते हैं? केसेस में तो इजाफा हो रहा है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप इसका जो मुद्दा है ये किस पे डालते हैं? किस वजह से आप समझते हैं कि केसेस में इजाफा हो रहा है? हुकूमती नाअहली है, जो अवामी आप इसको रद्द अमल है, इसको जो जिस तरह कोरोना को देखते हैं उसको आप समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, हम लोग इसको अभी तक सेंस ही नहीं कर पाए हैं, समझ ही नहीं पाए हैं कि कोरोना है भी कि नहीं है, खुद ही मखमसे का शिकार हैं, या फिर आप कुछ और वजह समझते हैं? देखें, हुकूमती ज़िम्मेदारी तो है, इससे तो कतई हम नज़रें नहीं चुरा सकते। हुकूमत की ज़िम्मेदारी इस हद तक है कि वो एग्जेक्टिव हैं और एग्जेक्टिव का काम होता है कानून का इम्प्लीमेंट करना, कानून का पासदारी कराना और लोगों को इस तरफ माइल करना कि आपने ये करना है। एग्जेक्टिव पर काम नहीं कर रहे। पॉलिटिकल पार्टीज़ का मामला अपनी जगह पर है, अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों नेक टू नेक हैं, एक दूसरे को हेड ऑन लिए हुए हैं, और इसमें अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो फ़ायदा कोरोना को हो रहा है, और अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो उसको हो रहा है जो उस से मुतासर हो रहा है। अब हमें एक चीज़ को बड़ा रियलिस्टिकली रियलाइज़ कर लेना चाहिए, और वो ये कि हम तमाम पाकिस्तानी जो अब बगलें बजा रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन अब आई के आई और हम लोग अब इससे बचे के बचे, तो हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि लफ्ज़ वैक्सीन है क्या, और वैक्सीन जो आएगी तो वो लगेगी किसे, इसका हमें इदराक होना चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा जो शख्स इन्फेक्ट हो जाता है,
मेरी नाकिस राय में, जो अब तक मैं पढ़ चुका हूं वैक्सीन से मुताल्लिक, तो वैक्सीन सिर्फ उस बंदे को लगती है जो अनइन्फेक्टेड होता है। ये अब डॉक्टर्स इसके ऊपर मजीद बहस करेंगे। वैक्सीन सिर्फ उस बंदे को लगती है जिसको कोरोना नहीं हुआ होगा, जो कोविड-19 से मुतासर नहीं हुआ होगा। और ये RNA वायरस है। हम लोग इस चीज को कतई तौर पर रियलाइज नहीं कर रहे हैं। RNA वायरस अपनी शेप्स चेंज करता है। आपके हमारे सामने HIV है। 60s में HIV की पहली दफा पता चला था कि HIV कितना खतरनाक हो सकता है। आज तक वैक्सीन नहीं आई उसकी। इसी तरह हेपेटाइटिस बी या दीगर हेपेटाइटिस हैं, उनका आप देख लें उनकी वैक्सीनेशन का क्या मामला है। तो हमें ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि वैक्सीन सिर्फ उन लोगों को लगेगी जिन लोगों को वायरस ने हिट नहीं किया है। अब वो तादाद कितनी होगी, ये 1-1.5 महीने बाद अगर वैक्सीन आती है और हम इस ब्लो में फंस जाते हैं, जो ब्लो बना हुआ है, जो सेकंड थ्रेशोल्ड है, उसमें फंस जाते हैं, तो कितने हम में से बचेंगे जिनको वैक्सीन लगेगी, इसका हमें इदराक होना चाहिए। दूसरा, अब जो वेव आई है, इस वेव के अंदर एक चीज, मेरी फैमिली में बड़े लोग डॉक्टर्स हैं, उनसे मेरी बात होती है और वो इसको बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अब इंक्यूबेशन पीरियड तो अपनी जगह पर जो है, लेकिन लंग्स के अंदर इतना पेनिट्रेशन के बाद ये अब बाहर शो होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। यानी एक कोई शख्स बैठा है और बैठे बैठे उसकी सांस बंद हो जाती है। यानी उसका जो खुदा ना खास्ता मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही सीरियस किस्म का है। यानी पता नहीं चला 1-1.5 घंटे के अंदर वो एक्सपायर हो जाता है। तो हमें इसकी सेंसिटिविटी का इदराक होना चाहिए। अब मजमा कहीं पे भी लग रहा है, चाहे वो किसी चैनल में लग रहा है, चाहे किसी ग्राउंड के अंदर लग रहा है, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने करवाया है, चाहे गवर्नमेंट ने करवाया है, कोरोना तो बहरहाल उससे फैल रहा है। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटैक्ट होने से फैल रहा है, कांटेक्ट होने से फैल रहा है। और इसको अवॉइड करने के लिए जितनी जिम्मेदारी हुकूमत की है, जितनी जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज की है, जितनी जिम्मेदारी PDM या अपोजिशन की है, उतनी ही जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी है। यानी हम लोग ऑफिस में आते हैं, अब हमारे ऑफिस में तो बहुत अच्छी तरह SOPs फिर भी फॉलो होते हैं। ठीक, बाकी जगहों पर मैं देख रहा हूं मास्क तो पहनने वाली बात ही खत्म हो गई है ना। लोगों ने समझ लिया पहली वेव थी, ठीक है, अब दूसरी नहीं है। अच्छा जमील, हमारे साथ ही रहिएगा। जो आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है, इसके बाद जो जब कोरोना से इन्फेक्ट हो जाता है और सही भी हो जाता है, उसके बाद उस पर किस तरह के असरात होंगे आने वाली जिंदगी में, इस हवाले से भी मैं जरूर बात करेंगे। बात कर रहे हैं हम कोरोना वायरस के हवाले से। डॉक्टर इब्राहिम भी हमारे साथ मौजूद हैं, जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इब्राहिम साहब, इससे पहले जमील भी बात कर रहे थे। एक तो वैक्सीन के हवाले से मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन को आप बताएं। दूसरा, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, एक बार जिसको कोरोना हो जाता है तो अगर वो सही हो जाता है, कोरोना से बाहर निकल आता है, तो इसके बाद कितने चांसेस हैं कि दोबारा से वो इफेक्ट नहीं होगा इवन आने वाली जिंदगी में? और किस तरह के इफेक्ट कोरोना आपकी बॉडी पे छोड़ के जाता है? क्या दायमी इफेक्ट्स भी होते हैं? पहले तो ये है कि कोरोना जब 1% पेशेंट को होता है तो दोबारा होने के चांसेस भी हैं। डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी, आपकी कुव्वत मुदाफ़त कैसी है, आपकी एज फैक्टर्स कैसे हैं, आपके कोमॉर्बिड्स मतलब आपके ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है जिसमें किडनी के इश्यूज़, कार्डियक के इश्यूज़, डायबिटीज़ के इश्यूज़ और बहुत सारे जो दूसरे इश्यूज़ होते हैं वो आपकी अगर बॉडी में हैं तो आपकी बॉडी के अंदर दोबारा वो स्ट्रेन चेंज होके और दोबारा ये कोविड-19 की जगह कोविड दूसरा कोई स्ट्रेन लेके आपकी बॉडी के अंदर अटैक कर सकता है। और दूसरा ये कि ये बात सही है कि कोविड जब घुसता है तो 72 आवर्स में जो लंग को डैमेज करता है, इट्स इन लंग कोगुलेशन फैक्टर को ख़राब करता है। बेसिकली हमारा साइटोकाइन्स जो सिस्टम है जिसको कहते हैं इंटरल्यूकिन, उसको बेसिकली वो ख़राब करके IL-6 लेवल को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से वो जो इन्फेक्शन का रेशियो बढ़ता है कोगुलेशन फैक्टर से। बेसिकली एक कोगुलेट जो एक थ्रोम्बस है वो डेवलप करके लंग के अंदर फेंका जाता है, जिसमें ये जाके वो लंग को कोलैप्स करता है, जिसके अंदर वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस हो जाता है। इसी का डिफरेंस है अगर फर्ज करें एक कोविड नमूनिया है या एक नॉर्मल नमूनिया है या एक अस्थमा जैसी बीमारी है या एलर्जीज हैं या कोई फ्लू लाइक नमूनिया हुआ है, वायरल नमूनिया, उसको डिफरेंशिएट ही हम करते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। तो आप ये चाह रहे हैं कि किसी को अगर कोरोना हो जाता है तो उसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हैं, इवन अगर वो कोरोना से रिकवर भी हो जाता है, जो आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं अगर उसने उनको इफेक्ट किया है तो ये लॉन्ग लास्टिंग के आपको आने वाली उम्र में उनके भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल, और कोविड के बाद भी लिवर के इन्फेक्शंस
या हमारे बॉडी के जो हार्ट कार्डियक इश्यूज। मुझे अगर इजाजत दें तो मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल करना है। जी डॉक्टर साहब। जी पूछिए। ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो वैक्सीनेशन का मामला है, जी मेरी नाकिस राय में तो जिन डॉक्टर से मेरी बात हुई है वो तो यही कहते हैं, आप बता दीजिएगा जी वैक्सीन किसको लग सकती है और किसको नहीं लग सकती है, क्योंकि ये भी एक क्राइटेरिया है कि जो इन्फेक्टेड नहीं होगा जमील का मैं आपको डॉक्टर साहब ऐसा भी है कि इन्फेक्टेड को क्वेश्चन मैं सामने रखता हूं। डॉक्टर साहब जमील ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन है वो उन लोगों को लग सकती है जिनको कोरोना अभी नहीं हुआ है, जो इफेक्ट हो चुके हैं उनको ये वैक्सीनेशन नहीं लग सकती है। किस हद तक की बात है? इसमें दो राय हैं। एक तो देखिए वैक्सीन जो mRNA वाले वैक्सीन जो है जो फाइजर और मोडर्ना बना रही है वो वैक्सीन एक ट्रांसप्लांट हुआ है, यानी एक इनकी एक फिगर एक आसान अल्फाज में एक पिक्चर फोटोकॉपी बनाई गई है उस एंटीजन के लिए, और दूसरा वो एंटीबॉडीज बनाएगी। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन गई। लेकिन अगर एक छोटा सा मिसाल ले लें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की हर साल एक स्ट्रेन चेंज होती है और हर साल हम नई वैक्सीन के लिए इंतजार करते हैं जो सितंबर से लेके जनवरी या फरवरी तक उसकी एक्सपायरी होती है और वो लास्ट करती है 1 साल तक। इसी तरह ये कहा जाता है कि इसकी जो आरएनए फिगर है चेंज होंगे और नेक्स्ट जो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेन होगा उसके हिसाब से एवरी 2 ईयर्स के बाद एक वैक्सीन डेवलप की जाएगी। नो डाउट एक जो पिक्चर बनती है चिकन पॉक्स है या मीजल्स है या पोलियो, जो हमारे जो दूसरे जो वैक्सीन जहाँ हम लगाते हैं बॉडी में, वो अगर जैसे चिकन पॉक्स अगर हमारी बॉडी में हो गया तो चिकन पॉक्स वैक्सीन की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह फ्लू की वैक्सीन एवरी ईयर लगानी पड़ती है अगर फ्लू हो गया है या नहीं हुआ। तो इसमें आगे देखिए आगे जाके बहुत सारी चेंजेस आएंगी। स्टिल द प्रोसेस इन ऑन है। अभी भी हमारे जो पूरी दुनिया में स्टिल एक क्वेश्चन मार्क है, इसलिए कि सिर्फ एक यूके ने वैक्सीन को मंगवाया है फाइजर से और वो भी -70 डिग्री पे मंगाया जा रहा है जो आइस फ्रीज में आएगा जो और उसके बाद क्या होगा कि क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, किस तरह लगाई जाएगी, क्योंकि इसमें ये भी कहा जाता है। क्वेश्चन यही है कि अभी तो 1 साल का अरसा हुआ है और डेवलपमेंट तो इससे भी कम अरसा हुआ है, अभी तक तो हमें इसके साइड इफेक्ट्स का पता ही नहीं है। अगर ये वैक्सीन लगती है किसी मरीज को, उसके बाद आज से 2 साल बाद उस पर इस वैक्सीन के किस तरह के असरात होंगे, इस बारे में तो अभी हमें मालूम ही नहीं है। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, हमें ये अभी तक नहीं मालूम है, इसलिए कि ये अभी स्टिल ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसकी 3rd ट्रायल के बाद जो अब 4th ट्रायल ह्यूमन पे होने वाली है और इस पे होगी जो फर्स्ट जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिन्होंने NHS ने कहा है कि पहले हमारे मुल्क में लगाई जाएगी, लेकिन स्टिल एक चाइना की वैक्सीन ने जो अपना पोर्टफोलियो दिया है उसकी एक वैक्सीन की फ़ायदा ये है कि वो 2 डिग्री to 8 डिग्री पे सेफ होती है और ये फाइजर की वैक्सीन -70 डिग्री पे सेफ होगी, जिसकी ट्रैवलिंग के थोड़े से एडजस्ट होंगे, लेकिन स्टिल वो भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। आइस जो आएगी, जो ड्राई आइस है उसमें वो लाई जाएगी, लेकिन स्टिल उसमें भी कहा जाता है कि रूरल एरियाज़ में कैसे पहुंची जाएगी या टेक केयरर्स जो दूर दूर रहते हैं उन तक कैसे पहुंची जाएगी। इसी तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया या श्रीलंका या जैसे ऐसे मुल्क जिसमें रूरल एरिया ज़्यादा है उसमें वहाँ तक ये वैक्सीन कैसे पहुँचेगी। लेकिन ये फाइजर और बायोटेक जो है वो तो वैसे कह रही थी कि हम इसको ट्रांसपोर्ट करके भी आपको पहुँचा के देंगे और उस टेम्परेचर के अंदर पहुँचा। जी यूसुफ, आप कुछ कहना चाह रही? सही, मैं डॉक्टर इब्राहिम से ये पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह कोरोना के वार बढ़ते जा रहे हैं इसी तरह लोगों में कन्फ्यूजन भी बढ़ रही है। ठीक है, डॉक्टर्स जो है वो उसको तशखीस कर सकते हैं, लेकिन आम लोग जिनके घर में 10 अफराद हैं, 7 अफराद, उनमें से हर दूसरे तीसरे शख्स को फ्लू है, तो बेसिक और इब्तदाई तौर पर वो किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हर आम आदमी जो है वो इतनी इस्तात नहीं रखता कि वो टेस्टिंग करवा सके। अच्छा, एक तो ये है कि आपको अगर सिम्टम्स किसी भी तौर पे हो रहे हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंजा और थोड़ा सा आपको कोविड को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। इन्फ्लुएंजा में एक तो नज़ला, इसके साथ खांसी म्यूकस के साथ होती है और उसमें छींकें सबसे ज़्यादा आ रही होती है और उसमें नज़ला हो रहा होता है, अपर RTI ज़्यादा होता है, यानी ऊपर वाले एरिया में। जो लोअर वाला एरिया कोरोना में सबसे ज़्यादा, एक तो ड्राई कफ ज़्यादा होती है, लंग को डैमेज करता है, मैंने आपको कहा कोगुलेशन फैक्टर की वजह है। दूसरा उसमें खांसी जो है बहुत सादी होती है, उसमें फ्लू लाइक सिम्टम, मतलब नज़ला बहुत ही शादिर और नादिर किसी को नज़ले के साथ कोरोना हो तो फिर वो पॉजिटिव की तरफ आता है। प्लस साथ में अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो फ्री टेस्ट भी कर रहे हैं, आप वो फ्री टेस्ट करा सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट ने रैपिड एंटीबॉडीज़ का भी कहा है कि आप IgM लेवल करा के देख सकते हैं, वो बहुत महंगा नहीं है, वो भी करा सकते हैं। कोविड यार बहुत सारे इंस्टीट्यूट में फ्री होना शुरू हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट फ्री करना शुरू हो गए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत ज़्यादा इसको किट्स ज़्यादा देना शुरू कर दी हैं, किट्स भी ज़्यादा हो रही हैं और टेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं।
अच्छा, कंफ्यूजन का है, आपको बता दूं कि अगर घर में अगर किसी 2 लोगों को पॉजिटिव आ गया है, इट मींस कि किसी को भी फ्लू लाइक इलनेस घर में है, और अगर इसको कोरोना नेगेटिव भी आया है तो उसको आप उसी घर के पैरामीटर में रहें, उससे बाहर ना निकलें। ज़्यादा बेटर है कि मास्क का इस्तेमाल घर में अगर सबको हुआ है या 2-3 लोगों को हुआ है, इसके मीन्स कि उनको कांटेक्ट हुआ है, वो कैरियर बन सकते हैं और ये कैरियर किसी को भी लगा सकते हैं। तो आप घर पे रहें और अपने 10 डेज टू 14 डेज के क्वारंटाइन घर में गुजारें, चाहे सिम्टम्स हो या ना हो। ठीक है डॉक्टर इब्राहिम, आप साथ ही रहिएगा। जमील फारूकी, आपका रुख करूंगी। अभी 25 नवंबर को ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे पाकिस्तान डे मनाया गया है कोरोना के हवाले से, और अब उसके बिल्कुल बरक्स 10 दिन भी नहीं हुए हैं मुकम्मल तौर पर, और पाकिस्तान में इस तरह रेशो बढ़ रहा है। किस तरह डिफाइन करेंगे सिचुएशंस को? आप डिफरेंट है दोनों। देखें, जो बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है वो तो एक रूटीन एनुअल रिप्रेजेंटेशन होती है हर कंट्री की। इस बार पाकिस्तान का नंबर आया तो बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान की इसमें अचीवमेंट इस लिहाज से हम लकी भी हैं कि हम पहली वेव में उतना हमें मुतासर नहीं किया कोरोना वायरस ने जितना सेकंड वेव में मुतासर होने का खदशा है। तो ये बात कहना कि हम आउट ऑफ द ब्लू इस सारी सिचुएशन से निकल चुके हैं, ऐसा कतई नहीं है। और 1-1.5 महीना बहुत बड़ा पीरियड होता है। खुदा ना खास्ता 1-1.5 महीने के अंदर जिस तरह की गैदरिंग्स हमारे यहाँ हो रही हैं, जिस तरह SOPs को एक आम आदमी ने भी फॉलो करना छोड़ दिया है, जिस तरह से मास्क लगाना छोड़ दिया है। अब कैपिटल सिटी में मैं बैठा हूँ और कैपिटल सिटी में एक कानून है, और कानून एक ऑर्डिनेंस के तहत है, और वो ये कि अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा तो उसको 200 से 500 तक का जुर्माना हो सकता है। मैंने तो अभी तक अपने इर्द गिर्द किसी को जुर्माना होते हुए नहीं देखा है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मिस यूज ऑफ द लॉ होता है, और अननेसेसरी लोगों को रोक रोक के पैसे लेना भी गलत बात है। लेकिन जिसने नहीं पहना उसके लिए अमलदारी कराना किसकी जिम्मेदारी है? अभी मेरे सामने अखबार पड़ा हुआ है, अखबार के मैं ये इस वक्त ये हेडलाइन पढ़ रहा हूँ, PDM के लाहौर जैसे में कोई रुकावट नहीं डालेंगे सेनेटर फैसल जज, हमारे कलीग दोस्त बड़े अच्छे सियासतदान हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि कोविड-19 के स्प्रेड को रोकना है तो कानून की अमलदारी करेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सियासी क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग अपनी जगह है, मुफाहमत का रास्ता डालना है तो इसलिए जलसों में भी रुकावट नहीं डालेंगे। तो आप लोग करना क्या चाह रहे हैं? आई मीन आप अपने कानून को सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अगले 2 महीने के लिए, जो कि बड़े खतरनाक हो सकते हैं कोविड-19 को लेकर। तो फिर आप गवर्नमेंट में रहते हुए अगर ये नहीं कर पाते तो हम पब्लिक का इसके ऊपर करेंगे, और पब्लिक को अगर आप अवेयर नहीं कर सकते, आप उधर दूसरी तरफ देख लीजिए, राना सनाउल्लाह साहब जैसा बंदा जो पॉलिटिकल फिगर है, लॉ मिनिस्टर पंजाब के, वो कहते हैं कि जलसों से कोरोना ही नहीं फैलता। अब आप सोचिए ना कि जो शख्स, जो पॉलिटिकल फिगर जिसकी एक फॉलोइंग है और पार्टी फॉलोइंग है, वो ये मिल रहा है लोगों को कि जलसों से कोरोना नहीं फैलता, यानी मजमे से कोरोना नहीं फैलता, तो पीछे रह क्या गया? तो हम एक वाइल्ड गूज चेज के अंदर हैं, हम लोग फंसे हुए हैं। और अगर इसी तरह फंसे रहे और हमने रियलिस्टिकली इस चीज को ना सोचा और बगलें बजाते रहे कि वैक्सीन आ गई है तो वैक्सीन से हम ठीक हो जाएंगे, तो हमें वैक्सीन के अभी तमाम तर प्रोसेसेस का पता ही नहीं है। कल को अवेलेबल होती है नहीं होती वो तो मामला अलग है, यही नहीं पता कि वैक्सीन लगनी किसे है और किसे नहीं लगनी है। और अगर हमारे 22 करोड़ में से खुदा ना खास्ता 5 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हैं तो वो तो अव्वल तो वैक्सीन लगने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि जिस शख्स को इन्फेक्शन हो जाता है उसको वैक्सीन नहीं लगती होती है, ये रिसर्च है। और जो इन्फेक्टेड हैं वो आगे मजीद फैलाएंगे। इसको किसने कंट्रोल करना है? पब्लिकली हम तो इनफरादी तौर पर करेंगे, मेहनत कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, बोल का प्लेटफॉर्म है, हमारा पब्लिक सर्विस मैसेज रोजाना चल रहा होता है। लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर क्या हो रहा है, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी सतह पर क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है निशान है। ठीक, जमील हमारे साथ रहेगा, हमें मजहबी स्कॉलर मुफ्ती जुबैर साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, यकीनन आपके पास भी ये खबरें हैं कि ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो केसेस में इजाफा हो रहा है कोरोना के। मसाजिद में SOPs पर अमल किस हद तक आपकी नज़र में किया जा रहा है? क्योंकि हमने देखे हैं कि पहली लहर में उसमें हमने जनाजों में और जो मसाजिद में SOPs थे उसको फॉलो किया गया, लेकिन अब हमने दोबारा से देखा है कि ये चीज़ें उस तरह से फॉलो नहीं हो रही हैं जिस तरह पहली लहर में हो रही थी। आप एग्री करेंगे इस बात से, और क्या कहेंगे आम आवाम को जो मसाजिद में जाती हैं और जो नमाज पढ़ती हैं, बाजमात नमाज पढ़ते हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आपको मालूम है और तमाम के तमाम यहाँ के ज़िम्मेदारान ने इस बात का एतराफ़ और इकरार किया है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो जिस इदारे में सबसे ज़्यादा कोरोना के SOPs का ख्याल रखा गया वो मसाजिद और मदारिस का इदारा था। उन्होंने अपने इम्तिहानात मुअत्तल और मौकूफ़ कर दिए थे,
कभी तारीख के अंदर कुरान करीम पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं हिफ्ज़ और नादरा वाले, उनकी छुट्टियां कभी भी नहीं होती, क्योंकि एक दिन की छुट्टी से भी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन कोरोना की पहली लहर में कराची से खैबर तक तमाम दीनी मदारिस की, हिफ्ज़ की भी और नाजरा कुरान की भी, नूरानी कायदे की भी छुट्टियां दे दी गई थी। मसाजिद के अंदर भी बाकायदा तौर पर हमने ये फतावा दिए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने कैंपेन की शक्ल के अंदर ये बात की थी कि सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के लिए जाएं, SOPs का ख्याल रख कर के जाएं, वहाँ फासले के साथ खड़े हों, SOP के तमाम लवाज़मात, जितनी तिब्बी हिदायत डॉक्टरों की तरफ से, WHO की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाए। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर साहब ने बाकायदा कई दफ़ा ट्वीट्स पर, मीडिया पर इस बात का इकरार और एतराफ़ किया कि मसाजिद और मदारिस के अंदर इसका भरपूर ख्याल रखा गया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस दूसरी लहर का, आप इस दूसरी लहर से मुताल्लिक़ सवाल कर रहे हैं, तो अभी मेरी गुफ्तगू से पहले ही आप तो बड़े बड़े जलसों, मदारिस या मसाजिद में तो कोई जलसे नहीं हो रहे, मजहबी तबकात के तो अलग से कोई जलसे नहीं हो रहे, मस्जिदों के अंदर तो कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की फ़र्ज नमाज का मामला है। इस वक्त भी हम बार बार ये कह रहे हैं SOPs का ख्याल रखा जाए, लेकिन रियासत का मामला ये कि वो मुल्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, पेशावर के अंदर, फिर खुद सरकारी सतह पर गिलगित के अंदर, खुदा जाने कहाँ कहाँ वो फंसे हुए हैं, लाखों का मजमा हो रहा है। आम नमाजी को मुझे आप बताइए कैसे समझा सकेंगे? जैसे आपके सामने ये एतराज़ात आते हैं ना, जब आप किसी को कहते हैं मास्क चढ़ाओ, कोरोना SOP का ख्याल रखो, तो गली का एक आम ताजिर, एक आम बिजनेसमैन, एक आम दुकानदार, एक आम कस्टमर और ग्राहक सड़क चलते हुए आपको कहता है जाओ जाओ पहले जलसे को तो रोको, जा करके पहले फलां चीज़ को तो ख़त्म करो, फिर आकर के बात करो। तो आज भी यही सवाल दोबारा आकर के खड़ा हो रहा है। अगर आज आप किसी को 2 रकात जुम्मे की नमाज पढ़ने से मना करें या फासले से खड़े होने, फौरन वो हमारा मुंह देखते हैं और वो कहते हैं वहां तो लाखों का इज्तिमा हो रहा है, वहां तो करोड़ों का इज्तिमा हो रहा है, उस पर तो कोई मामला नहीं है। खुद हुकूमत के भी इज्तिमा आते हैं, अपोजिशन के भी इज्तिमा आते हैं, तो एक तरफ हो लाख का इज्तिमा, उस पर कोई मसला ना हो, और दूसरी तरफ 100-200 अफराद आकर के नमाज पढ़ रहे हो, वो भी फरीज़ा नमाज। मैं समझता हूं अगर मसाजिद की तरफ आना होगा तो सबसे आखिर में आना होगा। हम ये काम कर रहे हैं, तरतीब को उलट रहे हैं, जो गैर जरूरी चीजें कम अज कम उनको तो हम खत्म करें। जहां तक शरीयत के अहकाम का तकाजा है, हम डे 1 से कहते हुए आ रहे हैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए, फासले का इस्तेमाल होना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए, हाथों को 20 सेकंड तक धोना चाहिए। सबसे बड़ा वुजू सैनिटाइजर है, दिन में 15 मरतबा चेहरा, कलाइयाँ, हाथ, एवरी बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी को धोने का इस्लाम के अंदर हुक्म है। और इस्लाम में बाकायदा तौर पर बार बार इन तरगीबात और इन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करने की हौसला अफजाई की गई है। हम इसमें किसी किस्म के टकराव की तरफ नहीं जाना चाहते, पहले भी ताउन किया है और अब भी ताउन करेंगे। जहाँ तक खुद मसाजिद का मामला है, मैं समझता हूँ हुकूमत की तरफ से भी इस वक्त इस हद तक कोई सख्ती का मामला नहीं हुआ, इसलिए कई सारी मसाजिद में अगरचे SOPs का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन कई सारी वाकई मसाजिद ऐसी हैं कि इस दूसरी लहर के अंदर उसका अब तक एहतियाती तौर पर फासला शुरू नहीं किया गया। अगर हुकूमत समझती है तो उन जलसों के हवाले से भी पॉलिसी को वाज़े करे, मसाजिद के हवाले से भी पॉलिसी को वाज़े करे। इंशाअल्लाह उलमा पहले की तरह ताउन करेंगे। सही, उलमा पहले की तरह ताउन करेंगे। मुफ्ती साहब हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर इब्राहिम का रुख करूँगी। डॉक्टर इब्राहिम, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में प्रोफेसर पॉल ने एक रिसर्च की है जिसमें उन्होंने वायरस के लिए एक मखसूस लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसमें उनका कहना है कि ये फ़रेब देने वाला वायरस है, और अगर उसको देखा जाए, सेल्स को लैब में देखा जाए तो वो इन्फेक्टेड नहीं लगते, लेकिन अगर उनको टेस्ट किया जाए तो वो इन्फेक्टेड साबित होते हैं। आपका प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्वेशन रही है इस पर? ये बात सही है कि कोरोना या कोई भी किस्म का वायरस, ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना ही है। इसमें अगर आप पुराने वक्तों में जाएं तो अपना जो आपके जो बर्ड फ्लू था, स्वाइन फ्लू आया, H1N1 आया या स्पेनिश फ्लू था, ये इनके वायरसेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वैसे ही धोखा देने वाले वायरसेस होते हैं, और उनके स्ट्रक्चर्स जो है बहुत रिपीटेडली चेंज होते हैं, क्यों वायरस को आपको जज करना बहुत मुश्किल है, और दूसरा वायरस को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायरस जो है रिप्लिकेट मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लस होता है और वायरल इन्फेक्शन मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई आप देखें, मल्टीप्लाई में कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस होती हैं, उसी मल्टीप्लिकेशन में ही वो अपना एक जीन जो है चेंज करके दूसरी जीन को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, उसी से दूसरे जीन्स के दूसरे वायरसेस बनना शुरू हो जाते हैं। नाम वही होते हैं, शेप वही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है।
ठीक। अच्छा, एक तो आपसे जो अब तक इकदाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, आप बतौर डॉक्टर मुतमईन हैं? अभी मुफ्ती साहब भी बहुत से पॉइंट्स उठा रहे थे, इससे पहले जो जमील बात कर रहे थे उसमें भी उन्होंने कहा कि जो पहली लहर थी हमारे मुल्क में कोरोना की, उसमें जो कम नुकसान हुआ, सेकंड लहर से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। इस बात से आप किस हद तक एग्री करते हैं? और हुकूमती इकदाम जिस तरह से अब निमटने की कोशिश की जा रही है, बतौर डॉक्टर आप उससे मुत्तफिक हैं? अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि पहले तो जमील साहब की बात पर मैं बड़ा मुतमईन हूँ कि एक चीज़ बड़ी अच्छी कही उन्होंने कि हुकूमत के फ़ैसले हों या किसी के हों, फ़ायदा सिर्फ कोरोना का होना है और जान हमारी जानी है। जान हमारी जब जानी है तो हमें क्या करना है? हमें अगर सिर्फ हम अपने अंदर सोच लें कि हमें SOPs का ध्यान रखना है, हमें अपने आप को आइसोलेट करके रखना है, तो हम वैसे भी बच सकते हैं उससे। और हम अगर कोरोना लगता भी है तो इससे एक फ़ायदा, एक नुकसान नहीं होगा कि अगर हमने आइसोलेट लेके या दूर रह के अगर कोरोना लिया है तो उसके सिम्टम्स कम होंगे। अच्छा। जब हम बहुत सीवियर किस्म का कोरोना के उसमें टैप में जाते हैं तो उसमें सीवियरिटी ऑफ जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर फर्ज करें एक मजमे में 4 लोगों को है और आपने एक ने ले लिया तो चारों का इन्फेक्शन अलग अलग तौर पे आपने अपना लिया। अगर किसी को फीवर था तो फीवर लिया, चेस्ट का इन्फेक्शन था चेस्ट का इन्फेक्शन लिया, हेडेक था हेडेक लिया, डायरिया था डायरिया का ले लिया। तो एक तो ये है इंपॉर्टेंट कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग रहना है, SOPs का ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना का फ़ायदा है, हमारा नुकसान है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। हमें कराची से ज्वाइन किया है सादिया ने। जी सादिया, क्या कहना चाहेंगी? कुछ सवाल है डॉक्टर साहब के लिए? हेलो जी सादिया, आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा। आप इस वक्त लाइव हैं, डॉक्टर साहब के लिए कोई सवाल है आपका या कुछ कहना चाहेंगे? यही बात, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ठीक है, थैंक यू। मुझे यही बात करनी थी और गवर्नमेंट से भी अपील करनी थी कि आप लोग काइंडली लॉकडाउन कीजिए। इस कदर पेशेंट लोग जो है ना, क्या कहते हैं, बगैर मास्क के घूम रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। जब तक लोगों को आप लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, ये कभी भी जो है ये इस तरीके से कंट्रोल में नहीं आएगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है। ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्ती से देखें, ये SOPs पे अमल कराना हर गली के अंदर हम नहीं जा सकते। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात? तो अभी तक आपकी नजर में जिस तरह से हुकूमत ने इसको टैकल किया है, पहली लहर की अगर खास तौर पे बात कर ली जाए तो हुकूमत ने जिस तरह टैकल किया, खास तौर पर जिस तरह वो क्रेडिट लेती हैं, उसको आप कैसे देखती हैं? सही तरह से पहली लहर में टैकल नहीं किया था? नहीं, देखिए वो इसी वजह से कंट्रोल में हुआ था ना कि हमने जो है वो तकरीबन इसको जो है लॉकडाउन किया था, तभी हुआ था ना। और देखिए गवर्नमेंट का भी देखिए हर गली के अंदर, हर मोहल्ले में जाके गवर्नमेंट लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती, ना पुलिस कर सकती, ना कोई कर सकता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है जमील साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। एग्री करते हैं आप, इसका हल जो है वो आगे मुकम्मल लॉकडाउन ही है? मईशत पे जो असरात होंगे वो एक जानिब है। देखें, लॉकडाउन के ऊपर बाद में आते हैं। अभी खातून कह रही थी कि गवर्नमेंट ने किया है। देखें, किसी हद तक क्रेडिट देना चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ तो किया है, लेकिन हम क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ को जानते हैं तो हमें तो सतही किस्म का तज्जिया या सतही किस्म की ओपिनियन डेवलप नहीं करनी होती। और मेरे भाई, हम बहुत लकी हैं, हम इससे बच गए हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन द हर्ड इम्यूनिटी, और हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर जो उसके लपेट में आ गया तो आ गया, जो बच गया तो बच गया। अल्लाह का खास करम हुआ है। इसमें गवर्नमेंट को 100% क्रेडिट ना दें, कुछ नहीं किया हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। 26,000 कवानीन है इस मुल्क के अंदर, 26,000 लॉज। इंप्लीमेंटेशन क्या है? ना होने के बराबर। आपका पेशावर में जलसा हुआ था ना, पकड़ धकड़ हुई, वहां पर एक शादी हॉल खुला हुआ था बराबर में, पेशावर में। शादी हॉल के तमाम जितने वहां पर पार्टिसिपेंट्स थे उनको उठा के जेल में डाल दिया, और साथ साथ उसका जो ओनर था ना उसको भी उठा के डाल दिया। अच्छी बात है। तो इतना बड़ा जो मजमा लगाया था PDM ने, उसको किसने उठाना था? यही मेरी कामरान बंगेश से उस दिन बहस हुई थी कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, और फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? नाक फेज है। असद उमर साहब इतना बड़ा मजमा लगा देते हैं, और भाई कोरोना आपके मजमे में नहीं आना, PDM के मजमे में चला जाना है। अभी मुफ्ती साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं हमारी मसाजिद में बैठे हुए जो मुतक़िदीन हैं, मसाजिद के जो इमामैन हैं, उन लोगों को मैं सलाम पेश करता हूं। बाकी किसी ने फॉलो किया हो ना किया हो, बाकी किसी ने फॉलो किया ना हो, लेकिन मस्जिद ज्वाइन किया है हाजी मंजूर ने। हाजी मंजूर, क्या कहेंगे आप?
चाहूँगा कि आपने जो एहतियात तो बताई है कि मास्क पहने और हाथ धोएं और ज़्यादा गैदरिंग में न जाएं। तो दूसरी बात यह है कि आप खाने पीने की किस चीज़ का परहेज करें और खाने पीने की किस चीज़ को मतलब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ठीक, आई साहब आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, हमारे अब जो कॉलर्स हैं उनमें ये भी एक सवाल उठता है कि आप जब घर में आइसोलेट हैं तो उसमें फिर किस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएं और क्या कुछ खाया जाए ताकि इम्यूनिटी लेवल आपका बहाल रहे, और अगर आप इस मूजी मरज में मुब्तला हो गए हैं तो आप बतौर एहसन इससे बाहर भी निकल आएँ। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी किस्म के वायरस को बचाने के लिए आपकी जो इम्यूनिटी है, जैसे जमील साहब ने कहा, हर्ड इम्यूनिटी ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमारे अगर बहुत ज़्यादा तबका जो है बाहर रोडों पे होता है और सनलाइट ज़्यादा ले रहा होता है, तो विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। जैसा मैंने आपको बताया, साइटोकाइन जो है, साइटोकाइन स्टॉर्म को बचाने के लिए विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है। सेकेंड जो है जिंक है, तीसरा जो है विटामिन सी है, और चौथा है फॉलिक एसिड। ये चार चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से जाए तो कोरोना अगर होता भी है तो उसके जो असरात हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, या सिम्टोमेटिक जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं। तो खाने में किस तरह की चीज़ें आप रिकमेंड करेंगे, क्या कुछ खाना चाहिए जो कि घर में अवेलेबल भी हो? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रोटीन डाइट हाइट लेनी है, क्योंकि ग्लूटेन फ्री चीज़ें लेनी है, क्या कुछ प्रोटीन ले ली है। प्रोटीन में आप जैसे अंडा ले लें सुबह के टाइम पे, आपने ब्रेड लेनी है, प्लस साथ में आपने दही का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आपकी प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके लाइफ कल्चर्स को अंदर जाके बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छे वाले वायरसेस या बैक्टीरिया जो है आपके अंदर जाके जो ख़राब वाले वायरसेस और बैक्टीरिया उसके खिलाफ लड़ रहे होते हैं। तीसरा, आपको विटामिन डी लेने के लिए एक तो धूप लेना ज़रूरी है, दूसरा विटामिन डी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मशरूम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर मशरूम्स फ्रेश नहीं है तो आप इसको कि हमने इस्लाम के ऊपर अमल पैरा रहना है, और हमारा दीन भी हमें इस बात का दर्स देता है कि जो कवानीन या जो उसूल वज़ा किए गए हों रियासत की जानिब से उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो मैं तमाम उलमाए कराम और मसाजिद में जितने भी मुतक़िदीन हैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो इसको यकीनन फॉलो ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, अभी दो इमेजेस मैं देख रहा था, एक बादशाही मस्जिद के हैं, दूसरे सुल्तान मस्जिद के जो इमेजेस थे वहाँ पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही है। तो अगर कोई उनका बड़ा हमें सुन रहा है तो खुदारा इसका ख्याल रखिए। देखें, हम वाइल्ड गूज चेज में हैं, हम भेड़ चाल के अंदर है। जब जलसों के अंदर ये हो सकता है, जब हुकूमती मजमों के अंदर हो सकता है, हुकूमती तकारीब के अंदर हो सकता है, अपोजिशन की तकारीब के अंदर हो सकता है, तो एक आम आदमी भी ये कहता है कि वहां हो रहा है तो फिर यहां कैसे होगा, तो हम भी कर लेते हैं। तो ये जो एक दूसरे को देख कर करने की रविश है ना, उसने हमें खराब कर दिया है। वरना मैं पिछले एक साल में देख रहा था मसाजिद में बड़े जबरदस्त तरीके से एसओपीज को फॉलो किया गया है, और अगर अब कहीं नहीं हो रहा तो उनको इसका उसके पीछे भी यही वजह है। जमील, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि मुफ्ती साहब से इस हवाले से जरूर बात कर ली जाए। मुफ्ती जुबैर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अभी हमने मनाजिर भी देखी, आज मुल्क भर में यौम दुआ भी मनाया जा रहा है, खुसूसी तौर पर दुआ भी की जा रही है। मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम, मुकर्ररीन जो हैं, इस मौके पर हम समझते हैं, जो आपने इससे पहले भी बात की, जो जमील फारूकी साहब भी बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि ये जो हमारे जो मुफ्तियान कराम हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, और ये भी पता है कि मुल्क में जलसे हो रहे हैं, इज्तिमात हो रहे हैं, और जब उनसे सवाल किया जाता है तो उसमें यही बात सामने आती है कि और जलसे हो रहे हैं तो क्या वजह है कि हमें इस जो मजहबी हमारे इज्तिमात हैं उनकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। मुफ्ती साहब, क्या कितना रोल आप समझते हैं कि ख़ास तौर पर उलमाए कराम का यहाँ पर बनता है? देखें, गुजारिश ये है कि एसओपीज़ पर अमल कराने के लिए हुकूमत की तरफ से दूसरी कोरोना की लहर में कल ही इजलास हुआ है। कल ही सदर मुमलकत ने उलमाए कराम का इजलास बुलाया है, और उसमें एसओपीज़ का इस दूसरी लहर के अंदर ख्याल रखने का भी बाकायदा ताकीदी तौर पर हुक्मनामा भी जारी किया है, उलमाए कराम से दरख्वास्त भी की है, और उन एसओपीज़ के अंदर बाकायदा तौर पर ख़ुद सदर मुमलकत की तरफ से ये लिखा गया कि वज़ू घर से करके जाएं, मुसल्ला जा नमाज घर से लेकर के जाएं, 55 साल से ज़ायद उम्र के अफराद वो घरों के अंदर नमाज पढ़ें, फासले का एहतमाम करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर वहाँ जाकर मसाजिद के अंदर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। यकीनन ये कल रात को बात हुई है और आप हज़रात ने भी और सब ने ये खबरें लगाई हैं, तो अब इसके ऊपर अमल होगा जैसा कि पहली लहर के वक़्त में हुआ। मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, अब तक आप मसाजिद का जाकर के सर्वे कर लें, कोरोना की जो पहली लहर के अंदर
जो बाकायदा मसाजिद में फासले के पक्के निशानात लगाए गए थे वो अब तक निशानात कायम हैं। हमारे यहाँ मस्जिद जामिया सुफा की मस्जिद के अंदर भी कायम है, कई सारी मसाजिद और मदारिस में वो बाकायदा पक्के निशानात लगाए गए थे। तो ज़रूरत इस बात की है कि तमाम तबकात आएँ, और मैं ये समझता हूँ कि उलमाए कराम कल रात के इजलास के बाद इस तरफ भरपूर मुतवज्जे हो चुके हैं। यकीनन आज यौम दुआ है और हम सबको दुआ का एहतमाम करना चाहिए, वज़ाइफ का भी एहतमाम करना चाहिए। आफात और बलियात से टलने और कोरोना की दूसरी लहर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी तौर पर हमें दुआ का एहतमाम करना चाहिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है पहली लहर की तरह अब इस मौके पर भी उलमा और अइम्मा मसाजिद और मसाजिद की इंतज़ामिया SOPs का ख्याल करना शुरू करेगी। और रात ही को चूँकि इजलास हुआ है, इंशाअल्लाह अब आप देखेंगे दोबारा से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद शुरू हो जाए। ठीक है, हम ये देख भी रहे हैं जो इवन बादशाही मस्जिद है उसमें मास्क भी तकसीम किए गए, जो लोग मास्क पहनकर नहीं आए थे उनमें मास्क भी तकसीम किए जा रहे हैं। कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, मुफ्ती साहब आपसे ही सवाल करना चाह रहे थे। रफाकत हमारे साथ मौजूद है। जी रफाकत, क्या सवाल करना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, अगर 7 कमरों के अंदर बंद बैठा हुआ है, बंद है, 7 कमरों के अंदर बंद है, और अगर अल्लाह का हुक्म होता है और उसे फिर भी ये कोरोना की बीमारी लग जाती है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे इसमें, इस बारे में कि अगर अल्लाह का हुक्म है कि इस बंदे को 7 कमरों के बीच में ये बीमारी लगनी है तो उसे कोई बचा सकता है? ठीक, पॉइंट आ गया आपका। सवाल मैं आपका मुफ्ती साहब के सामने रखता हूं। मुफ्ती साहब, अगर आप तक आवाज़ पहुंच गई है तो मैं आपके लिए रिपीट भी कर देता हूं। कॉलर ये कह रहे थे कि जो कहते हैं कि 7 कमरों के पीछे, 7 पर्दों के पीछे भी अगर कोई शख्स मौजूद है और उसको भी कोरोना हो जाता, तो इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपसे बल्कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कॉलर के सवाल को आपने लिया, और ये अब आपके चैनल पर जाना चाहिए। बहुत अहम बात है और बहुत सारे हमारे मुसलमान दोस्त, हमारे बरादरान इस्लाम यही सवाल करते रहते हैं कि भाई ये तुम बार बार एहतियाती तदाबीर की बातें कर रहे हो। मुझे भी दिन भर कॉल्स आती रहती हैं। तो अगर कोई आदमी घर के अंदर पैक होकर के बैठा है, उसको भी कोरोना लग रहा है, देखें यहाँ बात समझ लेनी चाहिए। बात यह है, एक है तकदीर, एक है तदबीर। तकदीर को कोई दुनिया में नहीं टाल सकता, मौत को कोई नहीं टाल सकता, बारिश आने वाली को कोई नहीं टाल सकता। अल्लाह किसको बीमार करता है, किसको सेहतमंद करता है, ये अल्लाह ताला के फैसले। लेकिन दूसरी तरफ है तदबीर। खुद अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आपने तदाबीर इख्तियार करनी है। क्या कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, वाइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बि अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, के काफिरों के लिए घोड़ों को तैयार करो, अपनी इस्तात के मुताबिक तैयारी करो। ये जो अल्लाह ताला घोड़ों को, ये अल्लाह ताला ज़िरों को, तीरों को, कमानों को, दुश्मन के लिए सफ़बंदी और तैयारी करने का हुक्म दे रहा है, इसके बगैर भी तो अल्लाह ताला फतह दे सकते हैं। कुरान करीम में जा बजा इसका हुक्म है। अहादीस की तरफ आ जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं बेशुमार मकामात पर ग़िज़ाओं के बारे में फरमाया। मैं आपको एक मशहूर हदीस बता देता हूँ। एक मरतबा ककड़ी तनावुल फरमा रहे हैं, साथ में खजूर भी खा रहे हैं। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह ये ककड़ी तासीर में ठंडी लगती है, ये खजूर तासीर में गर्म लगती है, आप इन दोनों को मिलाकर के खुराक कैसे फरमा रहे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकस्सिरु हर्र हाज़ा बिबर्दि हाज़ा व उकस्सिरु बर्द हाज़ा बिहर्रि हाज़ा। इसकी गर्मी को इसकी ठंडक से तोड़ रहा हूँ, इसकी ठंडक को इसकी गर्मी से तोड़ रहा हूँ। साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम चाहेंगे नेक्स्ट आवर में भी हमारे साथ रहें, जिसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान में पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 600 से ज़ायद केसेस रजिस्टर हुए हैं। और मजीद तफसीलात इस हवाले से हम मालूम कर लेते हैं। हमारी नुमाइंदा माविश सुहेल मौजूद हैं इस वक्त सर्विसेज अस्पताल के MSM डॉक्टर इफ्तिखार के हमरा, और उनसे मजीद बात कर लेते हैं। माविश, अपडेट कीजिएगा हमें इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेज़ी से बढ़ रही है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 600 से ज़ायद केसेस रजिस्टर हुए हैं और 301 केसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर के हैं। उसमें से मेरे साथ इस वक्त MS सर्विसेज हॉस्पिटल डॉक्टर इफ्तिखार मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। दुनिया में जहाँ भी सेकेंड वेव आई है हमेशा ज़्यादा लीथल आई है और फेटल साबित हुई है। देखें, वज़ीर आज़म से लेके हमारे वज़ीर आला साहब, हमारी मैडम मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सीरटी स्पेशलाइज डॉक्टर नबीला, और हर बंदा इस चीज़ पे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, इस चीज़ पे कंसर्न शो कर रहा है कि खुदा के लिए 3 चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें और घरों से बिला वजह बाहर ना आए। इसमें मेडिसिन तो कोई ऐसी खास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है मेडिसिन का, वो तो एक सपोर्टिव मेजरमेंट है, जैसे मैनेजमेंट है। जैसे आप इन्फेक्शन हो रही है तो उसको कवर कर लीजिए, इसकी असल ट्रीटमेंट तो वही वैक्सीन है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट अल्लाह करे एक दफ़ा
आ जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ज़रूर इसमें मामले में कभी पीछे नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, डॉक्टर इफ्तिखार मौजूद थे हमारे साथ, सर्विसेज हॉस्पिटल के MS। उनका भी यही कहना था कि 3 चीज़ें अगर फॉलो कर लें तो इस वबा से बचा, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग और ठीक भावेश, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पेशावर का भी रुख करेंगे, वहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नौमान मौजूद हैं। कोयटा की अगर बात की जाए, कोयटा की सूरत हाल भी हम मालूम करेंगे, इस वक्त अस्पतालों में वहां पर क्या सूरत हाल है। बोल न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर हमारे साथ मौजूद हैं। पेशावर का सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा, नुमान अपडेट कीजिएगा, इस वक्त पेशावर में क्या सूरत हाल है, अस्पतालों में किस हद तक बेड्स अब तक मौजूद हैं, और ओवरऑल जो पेशावर की सूरत हाल है उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम सूबे के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल लेडी रेडिंग में मौजूद हैं और यहाँ पर कोरोना से मुतासरा मरीजों की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहरियार जो कि यहाँ पर HOD हैं केयर यूनिट के। इनसे बात करते हैं कि LRH में अभी कितने मरीज़ एडमिट हैं कोरोना के और ICU में कितने हैं जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कि बिल्कुल केयर नहीं करते, SOPs पर अमल नहीं करते? बहुत शुक्रिया जी। आज के दिन में जो हमारे पास इस टाइम पेशेंट्स हैं, जो हमारा उसमें मोर देन 70 पेशेंट्स हैं और जो हमारा ICU है उसमें 3 पेशेंट्स हैं। उनमें से जो 12 पेशेंट्स हैं, 12 पेशेंट्स वो इस टाइम पे ओवर द वेंटिलेटर हैं। बाकी जो है इस टाइम पे 3 पेशेंट्स वो हमारे पास नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे हमने रखा हुआ है। पेशेंट को यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, मैनेजमेंट हमारे साथ उनकी फुल हेल्प है। उसकी वजह से हमारे पास तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं। इवन हमारे पास फर्दर बेड्स हमने आज ओपन किए हुए हैं कि और पेशेंट्स होंगे हम उनको भी कैटर कर सकते हैं। मेडिकेशंस, वेंटिलेटर और तमाम सप्लाइज जो हैं वो एडिक्वेटली हमें अवेलेबल हैं एट द मोमेंट। और लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सोशल गैदरिंग और मास्क इनको मस्ट करें। और फर्दर कुछ करना है कि नहीं करना, लेकिन मास्क पहनना और सोशल जो है डिस्टेंसिंग ये बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया, आपने बातें सुनी डॉक्टर शहरियार साहब की जो कि HOD हैं क्रिटिकल केयर यूनिट के और इनका यही पेशावर से मोहम्मद नुमान आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। हम कोयटा की जानिब भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कोयटा की सूरत हाल मालूम करें, आपसे मैं अपने जो गेस्ट्स हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर फलक साहिबा ने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। हमारे साथ मुफ्ती जुबैर भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर में हमें जो फैसल अजीज साहब हैं चीफ न्यूज़ ऑफिसर वो भी ज्वाइन करेंगे। और गाहे गाहे हमें जो पॉलिटिकल लोग हैं जो डिफरेंट जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहिबा आपकी जानिब आना चाहूँगा, हमने अब तक क्या कुछ सीखा है कोरोना वायरस से? इससे पहले जब हमें पता चला था कि कोरोना पाकिस्तान में आ चुका है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, दूसरी लहर में शिद्दत आती जा रही है, हम किस हद तक सीख चुके हैं इस वायरस के हवाले से? देखें, हमें ये मालूम हो चुका है आफ्टर सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव जब आई थी कोविड की तब ही लोग ज़्यादा यानी उसमें खौफज़दा थे कि वायरस जो है वो बहुत बुरे तरीके से इन्फेक्ट करता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है। लर्निंग में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता चल चुका है कि व्हेनेवर वी फील कि हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है या फिर आपको कोई भी चेस्ट कंजेशन हो रहा है, तो लोगों के दिमाग में ये माइंड में ये बात आती है कि हो सकता है कि कोविड वायरस से वो मुतासर हो चुके हों। तो फर्स्ट स्टेप उनका ये होता है कि हम लोग जाके PCR करवा लें। ठीक है, इनिशियली दे डोंट नो कि उनको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। तो अभी जो है लोग ये लर्न कर चुके हैं कि हमें PCR करवाना चाहिए, अपने एंटीबॉडीज़ करवा लेने चाहिए। तो उसमें हमें मालूम हो जाता है कि हो सकता है कि हम कोविड पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों। उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी लोगों ने सीख ली हैं कि मास्क वेयर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। उसके साथ साथ जो है रीयूज़ नहीं करना चीज़ों को, जैसे एक वाटर ग्लास में अगर पानी पिया तो दूसरा उसको रीयूज़ ना करे। डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जो लर्न हो चुकी हैं, हैंड सैनिटाइज करना और ऑथेंटिक चीज़ों का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो है लर्न हो चुकी हैं। उसके साथ साथ लोगों ने ये भी लर्न किया है कि विटामिन सप्लीमेंट्स लेना, जिंक का लेना, ये सारी चीज़ें जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाजरीन, हम कोरोना के हवाले से ही बात करेंगे। हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ जलसों की बात करें, PDM के जलसे हों, हुकूमती जलसे हों या फिर जमात इस्लामी के जलसे हों या फिर दीगर इज्तिमात हों, वो भी पूरी आबोताब के साथ जारी हैं और उनमें जो ब्रेक का हमें कहीं पर भी लगती हुई दिखाई देती नहीं है। मुफ्ती जुबैर
जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसी चीज़ पे तनकीद भी कर रहे थे। मुफ्ती साहब, वो तनकीद एक जानिब मैं आपसे अब जो सवाल करना चाह रहा हूँ वो इस हवाले से रोकथाम के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें हुकूमती मदद के हवाले से आपसे सवाल करना चाह रहा था। जो लोग इमदाद करते हैं और वो तो एक जगह से कर ही रहे होंगे इस मूजी मरज के खात्मे के लिए, जो कुछ लोगों की इमदाद करना चाहते होंगे, लेकिन हमने देखा है जो नफली इबादत होती थी, खास तौर पे मैं उम्रे और हज की बात करूंगा, खास तौर पे उम्रों की बात करना चाहूंगा, उनमें नहीं जा सके हैं। क्या कहता है इस्लाम? वो जो रकम थी जो उन्होंने उम्रे पे खर्च करनी थी, जो कि अब खर्च नहीं की गई उनकी जानिब से, अगर वो लोगों की इमदाद में, PPEs की खरीदारी में, मास्क की खरीदारी में, सैनिटाइजर की खरीदारी में अगर वो खर्च करते हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है और सही तजवीज़ है कि एक तो है फ़र्ज़ इबादत, उस पर तो कोई समझौता नहीं हो सकता, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। फ़र्ज़ इबादत है, हर सूरत में आपको वो पैसा उसी पे खर्च करना है, जैसा कि क़ुरबानी की इबादत है, जैसा कि हज फ़र्ज़ है, हज बैतुल्लाह, उसके ऊपर जो ख़र्चा है उसमें तो आप ये नहीं कर सकते कि वो वाला पैसा आप किसी फलाही रिफाई काम पे खर्च कर लें। अल्लाह की तरफ से जो फरीज़ा है वो आपको पहले अदा करना है। जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने जो सवाल के अंदर कहा, जैसा कि नफली इबादत होती हैं, जैसा कि उम्रा है, बहुत सारे लोग रबीउल अव्वल के अंदर उम्रे पर जाया करते हैं। रबीउल अव्वल में पाकिस्तान की तरफ से जाने वाले उम्रा ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद होती है, बल्कि कई दफ़ा रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये जो अभी रबीउल सानी का महीना चल रहा है, इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा जो ज़ायरीन उम्रे के लिए जाते हैं वो पाकिस्तान ही से जाते हैं। ये भी कई दफ़ा रिकॉर्ड आया है। अब जो आपने तजवीज़ दी है बिल्कुल सही है कि इस सूरत हाल में चूँकि वो नफली इबादत उम्रा के लिए नहीं जा सक रहे, तो उस पैसे को वो सैनिटाइज़र के ऊपर, उस पैसे को बेरोज़गारी को ख़त्म करने पर, वो लोग जो ख़ास तौर पर यौमिया कमाते, यौमिया खाते, घर पे ख़र्चा लाते, उनकी मदद करने के लिए राशन की सूरत में, मदद की सूरत में, आटा चीनी पत्ती की सूरत के अंदर, इसी तरह जो पत्थर जो ठिए पर बैठने वाले होते हैं, जो रेड़ी बान होते हैं, उनकी मदद के ऊपर लगा लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ साथ साथ एक जुमला और भी ज़रूर कहना चाहता हूँ और एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। ये एक हमारा पूरे एक समाज के अंदर एक ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर एक कल्चर बन चुका है, रिवाज बन चुका है। क्या मस्जिद के अच्छे कालीन के बजाय तुम छोटे बच्चों को ये खिला दो, तुम लेबार्ट्री बना लो, तुम फलां काम करने के बजाय ये कर लो। यानी जितना कट लगाना है वो इबादत पर हम क्यों कट लगाते हैं? क्यों हम ये नहीं कहते कि आला दर्जे की जो हम होटलिंग कर रहे थे, अब होटलिंग करने का ज़माना नहीं है। वो जो हम एक टाइम पर एक फैमिली जाकर 15 से 20 हज़ार रुपये का खाना खा लिया करती थी, अब उस पैसे को बचा करके राशन के अंदर खर्च कर लें, सैनिटाइज़र पे खर्च कर लें, साबुन के ऊपर खर्च कर लें, मास्क तकसीम पर खर्च कर लें, पिकनिक है, सैर व तफरीह है, टूर्स हैं। दुबई की पिकनिक हुआ करती थी, मरी जाया करते थे, भूरबन जाया करते थे, होटलिंग किया करते थे, फंक्शन किया करते थे, तकरीबात पर पैसा उड़ाया करते थे, शादी ब्याह की तकरीबात पर कितने अरसे तक हम तकरीबात को जारी रखा करते थे। उस सारे पैसे को कट करके अब आप गरीबों पर आ जाएं, अब आप बेरोज़गारों पर आ जाएं। सच्ची बात यह कि इस वक्त बड़ी पैंटानिक सूरत हाल है। एक तरफ कहा जाता है कोरोना, स्मार्ट लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन, कर्फ्यू, इस तरफ की बातें। दूसरी तरफ कोई अपने सीने पर हाथ रख करके देखे ना कि जो यौमिया कमाने वाले उनके घरों पर क्या गुजरती है। हम ग्रास रूट लेवल पर चूंकि रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, खुदकशी का रेट बढ़ गया था, रेशो बढ़ गया था पिछली लहर के अंदर। क्यों? इसलिए कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। आप जाइए चाकीवाड़ा के अंदर, औरंगी टाउन के अंदर, फ़कीर कॉलोनी के अंदर, आप जाइए बल्दिया टाउन के अंदर, कोरंगी के अंदर, बर्रे सगीर की सबसे बड़ी आबादी औरंगी टाउन के अंदर है। जब लॉकडाउन होता है, कर्फ्यू होता है, बंदिश होती है, उन बेचारों की सूरत हाल क्या होती है? घर में खाने को कुछ नहीं मिलता, या कोरोना से मरते हैं या भूख से मरते हैं। दोनों चैलेंजेस हमारे सामने। तो मैं ये समझता हूँ यकीनन आपने एक अच्छी तजवीज़ दी है कि वो एक नफल इबादत है। नफल इबादत के मुकाबले में हम यहाँ पर ये रिफाई और फलाई खिदमत अंजाम दे दें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे ज़्यादा तहरीक जिस बात पर चलानी चाहिए वो बातें जो मैंने आप जिसकी तरफ इशारा कर दिया है। ज़रा आप जाइए सुपर हाईवे पर, ये शनिवारी के नाम से सारे के सारे रेस्टोरेंट ऐसे महसूस होता है खाना मुफ्त के अंदर बट रहा है। एक एक टाइम पर 4-4, 5-5 दोस्त जाते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके आते हैं। तमाम के तमाम 5 स्टार होटलों के अंदर चले जाएं। तो इस वक्त कहा यह जा रहा है घर के अंदर रहिए, सेफ रहिए। वो जो पैसे आपके बच रहे हैं खुदारा इन कच्ची आबादियों में जाए। कराची का नाम नहीं है,
कराची बहादुराबाद और सोसाइटी का नाम नहीं है, कराची सिर्फ और सिर्फ इन इलाकों का नाम नहीं है, कराची पूरे का पूरा कराची है और ज़्यादातर अक्सरियती इलाका मुजाफाती इलाकों पर मुश्तमिल है, गरीब आबादियों पर मुश्तमिल है। खुदारा वहाँ जाइए, इस कोरोना की वबा की वजह से लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, लोगों के काम ख़त्म हो गए, रोज़गार ख़त्म हो गए, ड्यूटियाँ ख़त्म हो गई, धड़ाधड़ रोज़गार मिलना तो दूर की बात है, निकाला जा रहा है। जो पहले से मुलाजमतों पर लगे हुए उनकी तनख्वाहों पर कट लगाया जा रहा है, तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिल रही हैं। तो अल्लाह का वास्ता है, ये जो हमारा अशराफिया तबका है, इस पैसे को बचा कर, ठीक है मुफ्ती साहब, आपका पॉइंट आ गया। फजल साहब, मैं चाहूंगा कि आपसे मैं जरा जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें कोरोना किस हद तक वो फैलाने में उसका किरदार है, उस हवाले से बात करूं। जो हमने देखा है हुकूमती रद्द अमल कोरोना को लेकर, एक तो आपसे उस पर पॉइंट चाहूंगा, जो पहली लहर में जो क्रेडिट लेती है हुकूमत, वो किस हद तक उनका क्रेडिट बनता है, इस पे बताइएगा। दूसरा, अब जिस तरह डील कर रही है हुकूमत इस कोरोना सूरत हाल को सेकंड लेयर में, उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, पहली लेयर जो थी उसमें पाकिस्तान ने 2 स्टेप्स ऐसे लिए जिसकी वजह से अटैक्स पाकिस्तान पे कोरोना के उस तरह से नहीं हुए। पाकिस्तान ने चीन से अपने तमाम तलबा को, बिजनेसमैन को, जो टूरिस्ट गए हुए थे उनको वापस ना लाने का फ़ैसला किया और उस पर डटे रहे। सारी दुनिया के अंदर चीन से लोग ट्रैवल कर कर उनके अपने अपने मुल्कों में गए, चार्टर्ड तैयारों के ज़रिए गए। यूरोप का बुरा हाल हुआ, अमेरिका का बुरा हाल हुआ, बहुत सारे ममालिक का हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने सही फ़ैसला किया था। उसी पहले मरहले के अंदर पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के अंदर स्पेशल यूनिट्स बनाए और फ़ौज को एक मैंडेट दिया और हमने देखा कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर भी एक ज़बरदस्त किस्म की इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ और वक्त के साथ साथ एक फोरम बन गया और वो चीज़ें डिलीवर होती चली गई और हमने बहुत सारे ऐसे NGOs को, बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटीज़ को एक्टिव देखा जो PPE किट्स ले रहे हैं, दे रहे हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो रही है। तो ज़्यादा मुतहर्रिक सारा सिनेरियो नज़र आया। अब ये अगर 2-3 स्टेप्स थे, फिर गलती भी हुई कि हमने ताफ्तान बॉर्डर खोल दी और बहुत सारे वो जो ज़ायरीन थे वो आए और वो पूरे मुल्क में फैल गए और जिसकी वजह से हम कोरोना की जद में आ गए। वो गलती थी, उसको बाद में तस्लीम भी किया गया। इस वक्त का सिनेरियो ये है कि कोरोना पाकिस्तान भर में फैला हुआ है और इस वाले सिनेरियो को हुकूमत को हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को ऑनलाइन लेना, उनको प्लेटफॉर्म पे लेना, सियासी जमातों को लेना, मुख्तलिफ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, यानी कि हर मकतब फ़िक्र के जो लीडरान हैं उनको साथ लेना और डॉक्टर्स की जो एडवाइज़ हैं, ये जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है इनकी जो एडवाइज़ हैं, ये जो बेसिकली जाने तो बेसिकली ये डॉक्टर्स दे रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ दे रहा है, इनकी जो सजेशंस हैं उसके ऊपर अमल दरामद करना है इमरान खान साहब ने। अब उनके वो फैसले जो पहले मरहले के अंदर थे वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम ग्राउंड के ऊपर ना एक्सपो सेंटर के अंदर कोई इतने बड़ा सेटअप देख रहे हैं जो पहले लेयर में था, ना उस तरह के हॉस्पिटल्स देख रहे हैं, इमरजेंसी के सेटअप देख रहे हैं, इस तरह की वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है कि एहतियात करें, एहतियात करें, और वो भी मीडिया को ही वो दिया जा रहा है कि मीडिया जो है लोगों को कायल करे। तो मीडिया तो पहले भी कायल कर रहा था, मीडिया अब भी कायल कर रहा है, लेकिन हुकूमत का प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के तहत ग्राउंड पर काम करना उसमें पहले लेयर के मुकाबले में अभी कमी है। और खुद भी सर वो जलसे भी कर रहे हैं एक अच्छा, अब जलसों का जो मामला वो ये है कि आप हुकूमत है तो हुकूमत डायलॉग में जाके लोगों को कन्विंस करती है और उसके बाद SOPs के तहत आती है। हुकूमत खुद ही लड़ाई कर रही है, अपोजिशन को स्पेस नहीं दे रही है, स्पेस देने की कोशिश करती है तो फिर वो ऐसे मौके पर देती है जब 3 घंटे, जैसे मुल्तान वाले जलसे में हमने देखा 3 घंटे पहले बोला आप जलसा कर लीजिए और 4 दिन तक आपने उनको काम नहीं करने दिया। अगर आप पहले ही SOPs के तहत अपना सिस्टम बना देते और एक एक कारकुन, एक एक वर्कर को उसमें उस SOP के तहत जाने देते तो सिस्टम बहुत अच्छा चल सकता। तो फुकदान और कमी हुकूमत की स्ट्रेटजी में। पॉइंट आ गया आपका। डॉक्टर साहिबा, अब मैं थोड़ी वैक्सीन के हवाले से भी आपसे बात करना चाहूँगा। डॉक्टर फलक, जो वैक्सीन के हवाले से हमारे पास खबरें हैं वो तो खुश आइंद हैं। फाइजर, बायोटेक के हवाले से, चाइनीज़ जो वैक्सीन है उस हवाले से भी खबरें मिल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी 5000 वॉलंटियर से किस लेवल पे जाके और कब तक हम समझें कि जो पाकिस्तान के अंदर है ये वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी, और इसके जो मुज़र असरात भी क्या होंगे? कोई साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से अब तक हम बात नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि वैक्सीन आ रही है और वो बहुत अच्छी है। देखिए, जब भी कोई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल की जाती है ना तो उसको प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। ट्रायल्स होते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है जिसमें कंट्रोल ग्रुप होता है एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो
जब भी मार्केट में आपने अवेलेबल कर ली तो इट मीन्स कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो है नहीं, बिकॉज वो पूरे प्रोसेस के थ्रू जो है वो अवेलेबल होती है। और हमेशा जो एक्सपेरिमेंट किया भी जाता है तो उन लोगों पे किया जाता है जो हेल्दी होते हैं। कभी भी हम उन लोगों को चूज़ नहीं करते जो ऑलरेडी कोमॉर्बिड्स में मुब्तला हों, ठीक है। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि साइड इफ़ेक्ट्स मतलब कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे इसके। दूसरा, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो अगर वैक्सीन अवेलेबल की जाएगी तो उसमें खबरें यही आ रही हैं कि अगर आएगी तो कुछ मंथ में ही शायद अवेलेबल हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो है जो 50 मोर देन जिनकी एज 50 है उन लोगों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी, या तो फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको पहले मरहले में वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद जो फिर जो बिल्कुल हम कहते हैं कि तो आप क्या समझते हैं कितने टाइम तक ये आम आदमी तक अवेलेबल होगी, किस वक्त तक, आज से कितने अरसे बाद, 2 महीने 5 महीने 1 साल तक हम मास्क से छुटकारा हासिल कर लेंगे? मेरा जो ख्याल है वो मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने तो शायद लग जाएंगे, बिकॉज आपको पता है जो मेडिकेशंस जो हमारे लिए मतलब जो ऑथेंटिक थी भी नहीं कोविड के लिए, और वो मेडिकेशन जिस तरीके से मार्केट के अंदर सारी को बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी या फिर छुपा ली गई थी जो कोविड के लिए कारामद थी। तो हमारे यहाँ पर तो देखिए मसले ये भी आ जाते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बल्क में छुपा दी जाती हैं। अगर वैक्सीन आती है तो उसका अवेलेबिलिटी का इशू आ जाएगा। कुछ चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होंगी, और अगर उनको पता है कि डिज़र्विंग जो लोग हैं यानी कि जिनकी एज मोर देन 50 है या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको वो पहले मरहले में दे दें, फिर उसके बाद जो है वो अवेलेबिलिटी करते रहें शॉप्स पर या डिफरेंट तरीके से। बिकॉज इसमें आपको पता है कि वो लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं जो बल्क में अमाउंट में ले लेते हैं, फिर उसको बहुत हाई प्राइजेज़ में सेल करते हैं लोगों तक। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, हमारे यहाँ पर एथिकल इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 to 4 मंथ लगेगा। लेकिन मैं सुना है कल जो हमारी पार्लिमानी सेक्रेटरी थी बराए सेहत, उनके हवाले से ये कहा जा रहा था, उन्होंने ये बात बल्कि मैंने खुद कहते हुए उनके मुंह से सुनी कि जो पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन होगी फ्री अवेलेबल होगी। एनी हाउ फैसल साहब, अब जो एक बात और भी की जा रही है कि कोरोना के जो केसेस इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में, उससे जो बचने का हल एक ही है, वो है मुकम्मल लॉकडाउन। आप एग्री करते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब भी हमें जाना चाहिए या फिर हम जा सकते हैं? देखिए, एक तो मैं छोटी सी बात कह दूं, डॉक्टर साहिबा की ने बहुत ज़बरदस्त बात की कि मास्क, मेरा ख्याल है पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर या दुनिया भर में कहीं भी वो मास्क हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है और कई साल तक वो रहेगा। वैक्सीन आने के बाद भी, मेडिसिन आने के बाद भी दुनिया इसे रिजेक्ट नहीं कर रही और पहली एहतियात, इसलिए मास्क जो हैं वो हिस्सा हैं, उसके बगैर जो है वो सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता, उसके बगैर कोई चीज़ भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए मास्क जो है वो कंपलसरी है अपने आप को और दूसरों को, अपनी फैमिली को, दोस्तों को और हर जगह पर अपने आप को एहतियात देने के लिए भी, एहतियात रखने के लिए भी। मुकम्मल लॉकडाउन का मामला ये है कि पाकिस्तान का सिनेरियो किसी भी सतह पर पाकिस्तान के पास ऐसी रिट नहीं है हुकूमत के पास कि वो 100% लॉकडाउन कर सकें। और एक बहुत बड़ा तबका एक ऐसे सूरत हाल में रहता है कि अगर हम लॉकडाउन में जाते हैं तो वो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगियों में लॉकडाउन में ही रह रहे हैं, तो उनके पास रोज़ाना कमाना और रोज़ाना खाने वाली सूरत हाल है। तो ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है। ये शहरों के कुछ हलकों में हो सकता है, पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकता। फिर एक और मामला ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे अकायद के लोग हैं, ऐसे सियासी रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं जो इस वबा को जानलेवा समझते ही नहीं हैं, वो मास्क पहनते ही नहीं हैं और वो तबलीग करते ही नहीं हैं और वो अपने जलसों के अंदर ये बात कहते ही नहीं हैं, अपने कारकुनों को ये बात समझाते ही नहीं हैं। तो एक बहुत बड़ा नैरेटिव का मसला है। हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे हल्के जिस तभी तो हम कहते हैं कि शहर में कुछ नजर ही नहीं आ रहा, कोई मास्क पहन नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं हो रही। अभी जुमे की नमाज के सिलसिले में कोई SOP टाइप की चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही, लोग मास्क नहीं पहन रहे। तो जो अक्सरियत है मसाजिद के अंदर, वहाँ पर एहतियात नहीं है और उलमाए कराम भी इस बात की तलकीन नहीं दे रहे हैं। वो ज़रूर ये बात कह देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जहाँ पे वबा हो और जहाँ वबा है वहाँ से मत निकलो। ये तलकीन उनके खुतबात के अंदर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और उस पर सख्ती से अमल दरामद करो। और सेम टाइम वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, सेम टाइम मस्जिद भरी हुई है, सेम टाइम किसी के पास मास्क नहीं है। तो ये दोहरा किस्म का, एक तरफ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, उनकी जो हिदायत है, उनकी जो हदीस है, उसको कोट कर रहे हैं, उलमाए कराम कोट कर रहे हैं कि एहतियात करें, वबा से ना निकलें, वबा में ना जाएं, एहतियात करें। और दूसरी तरफ हम ना मास्क पहन रहे हैं, हमारे उलमाए कराम भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, हमारे नमाजी भी नहीं पहन रहे हैं।
तो ये इस सारे सिनेरियो में लॉकडाउन का आप करेंगे क्या? लॉकडाउन कैसे होगा? लॉकडाउन तो मतलब बहुत इंप्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहिबा, अब मास्क की बात की, सैनिटाइजर की बात की, इससे पहले पीपीईज का बहुत मसला रहा हमें पहली वेव में। इस वक्त क्या सूरत हाल है? अस्पतालों में मास्क, पीपीईज वगैरह अवेलेबल हैं और हाई क्वालिटी के अवेलेबल हैं? देखें, इनिशियली वही बात जैसे उन्होंने बताया कि मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो मास्क आ रहे हैं वो उसकी क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं है, ठीक है। एंड क्योंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स के हवाले से भी बहुत सी हमें खबरें मिलती हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स भी बहुत मुतासिर हो रहे हैं, तमाम तरह एहतियात के बावजूद भी वो मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है। अब मास्क जब पहन लेते थे कि मास्क पहनने के, अगर बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अब मास्क पहनने से हम बच जाएंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है वायरल लोड पर। आपके फेस पर कोई एकदम से कॉफ करता है, एकदम से स्नीज करता है, तो कितने ड्रॉपलेट्स आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। व्हेनेवर यू वेयर द मास्क तो आपका बैरियर आ जाता है ना, आप डायरेक्टली आपके 100% सेफ आप बिल्कुल नहीं। देखिए, किसी भी चीज़ की 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है। एंड उसमें भी पूरा तरीक़ेकार होता है। हॉस्पिटल्स में जब फ्रंटलाइन वर्कर्स काम करते हैं और जब पीपीईज पहनते हैं तो उनका डॉन ऑन का तरीका होता है कि पहनना कैसे, उतारना कैसे, इसकी भी पूरी एक ट्रेनिंग की जाती है। उसके साथ साथ उसके इक्विपमेंट्स का भी बताया जाता है कि ग्लव्स का किस टाइम पर पहनने हैं, आपको पीपी कब पहनना है, आपको फेस शील्ड कब पहननी है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेप्स। तो ये सारी चीज़ों का भी हमारे यहाँ पर बहुत फुकदान है, लोगों को नहीं मालूम कि किस तरह पीपीईज को वेयर करना है। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम ये भी है, जो पैरामेडिक्स हैं वो क्वालिफाइड नहीं है प्रॉपरली, तो ये सारे मसले भी बहुत सारे हैं। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, जैसे आपका सवाल था कि अभी भी पीपीईज का मसला है, अभी भी मास्क का मसला है, अभी भी जो इन्फेक्शन कंट्रोल का जो मामला है। हमें इस वक्त साथ फैसल अजीज साहब मौजूद हैं, डॉक्टर फलक भी मौजूद हैं और हमें अभी स्काइप पे ज्वाइन किया है मारूफ साइंसदान है डॉक्टर ताउर रहमान ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब भी आना चाहूँगा, जो चाइनीज़ वैक्सीन के हवाले से हम सुन रहे हैं, इस हवाले से थोड़ा हमारे नाजरीन को बताइएगा, सक्सेस रेट इस वैक्सीन का कितना है और ये अगर कंपेयर किया जाए फाइजर और बायोनटेक से तो किस हद तक ये कंपैरिजन में आगे है या पीछे है? जी शुक्रिया। ये चाइनीज वैक्सीन के रिजल्ट जो हैं उसी से मिलते जुलते हैं अभी तक जो आ रहे हैं, जो कि फाइजर वैक्सीन के आ रहे थे, और ये जो है उससे बहुत बेहतर है फाइजर से, क्योंकि ये जो है इसमें आपको रेफ्रिजरेटर का नॉर्मल रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं। इसको ये -70 या -80 डिग्री की चेन की जरूरत नहीं होती, कोल्ड चेन की, और वो उस पर तो अरबों डॉलर खर्च होते अगर आप उसको पाकिस्तान मंगाते खाली कोल्ड चेन कायम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और रखने के लिए। तो ये चाइनीज वैक्सीन जो है अभी तक जो रिजल्ट है बहुत सक्सेसफुल है। सर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा, टाइम थोड़ा कम है, जा रहा था कि जल्दी जल्दी आपसे कुछ क्वेश्चंस कर लूं। पाकिस्तान में इस वायरस के हवाले से किस हद तक रिसर्च हुई है? पाकिस्तान ने खुद से कुछ सोचा है या कुछ किया इस हवाले से कि हम खुद से कुछ वैक्सीन बनाएं? पाकिस्तान में जो कराची यूनिवर्सिटी में नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी बना है वो कटिंग एज रिसर्च हो रही है, और वहाँ जमीरुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स भी उसके साथ वाबस्ता है। और इस जमीरुर रहमान सेंटर में इसके वायरस पता चला है कि 109 यूनिक म्यूटेशन इसमें आ चुकी हैं। एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कहाँ तब्दीलियाँ आई हैं, और ख़ास तौर पे जो एग्रेसिवनेस इसकी बढ़ रही है ये हुई है कि उसके जो जीन, जो स्पाइक प्रोटीन, जो नुक्ते होते हैं इसके गोले में, वो उनके जीन मॉडिफाई हो गए हैं। पाकिस्तान में अभी वैक्सीन बनाने का कोई सिलसिला नहीं है ह्यूमन वैक्सीन का। हम एनिमल या पोल्ट्री वैक्सीन बनाते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और पाकिस्तान अभी बाहर से ही वैक्सीन इंपोर्ट करता है जो इंसानों के लिए वैक्सीन होती है। तो ये जो वैक्सीन है इसका कोई फिलहाल कोई शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बारे में सोचा जा रहा है कि हमारे यहाँ भी वैक्सीन बनाने की फैसिलिटी होनी चाहिए। सर, आपको पता होगा चाइनीज वैक्सीन के हवाले से हमारे यहाँ जो 5000 लोग थे उन्होंने वॉलंटियर भी किया था, उस हवाले से थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा वो जो वॉलंटियर्स थे उन पे किस हद तक वैक्सीन ने असर किया पाकिस्तान, क्योंकि अगर हम जीन्स की बात की जाए, चाइनीज की जीन्स और है, हमारी और है, हमारा मौसम और है, उनका मौसम और है, तो इस हवाले से कहाँ तक वो रिसर्च पहुंची? वो बहुत अच्छी जा रही है, और जो अभी तक जो रिजल्ट आए हैं जो NIH कर रहा है वो बहुत मजबूत रिजल्ट्स हैं, क्योंकि ये वैक्सीन जो है जिस तरह चाइनीज के ऊपर काम करती है दूसरी दुनिया के इलाकों के लोगों पे, उसी तरह पाकिस्तान में भी काम कर रही है। तो बहुत ही हौसला अफजा रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मौसम का या ये हमारे जेनेटिक डिफरेंसेस का कोई खास फर्क नहीं महसूस होता है इसका वैक्सीन का। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। फैसल साहब, अब यहाँ पर आप कुछ देर पहले हम भी सुन रहे थे राना सनाउल्लाह साहब को भी, वो जलसे करने को तो भरपूर इरादा रखते हैं, क्या समझते हैं
जिस दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ही गुजर रही है, तो कौमी इत्तेफाक राय की इस वक्त हमें ज़रूरत नहीं है, और क्या हो सकता है कौमी इत्तेफाक राय? देखिए, कौमी इत्तेफाक के राय के लिए सबसे पहले हुकूमत को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हुकूमत का रोल सबसे ज़्यादा होता है, अपोजिशन को साथ लेके चलने वाला होता है। हुकूमत ने एक अपना नैरेटिव बनाया हुआ है कि अपोजिशन में सब चोर हैं, सब डाकू हैं, सब ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है। अच्छा, इस नैरेटिव के आगे हुकूमत नहीं बढ़ रही। जिन लोगों ने लूटा है उनको अदालतों से सज़ा दिलवाएं, पैसे वापस लें और आगे मूव करें। अब वो 2.5 साल से हम इसी सिलसिले में फंसे हुए हैं और पूरी कौम चाहती है कि जिन लोगों ने पैसा लूटा है, वाकई पैसा लूटा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लूटा है। नज़र आता है कि बजट कितने खर्च हुए हैं, ग्राउंड पर कितने लगे हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज़ कैसे बनी है, पैसा बाहर कैसे गया है, सब कुछ फैक्ट्स पर है। लेकिन वो प्रोसिक्यूशन साइड इतनी वीक है कि वो हम एक मसले में अटके हुए हैं और ना हुकूमत फिर अपोजिशन से डायलॉग करती है, ना उनको सज़ा दिलवा पा रही है, ना अदालतों से, तो हम एक जगह पे फंस गए। अब इस फंसे हुए रुझान के अंदर कोविड आ गया है। इस पेंडेमिक के अंदर डायलॉग कैसे होगा? हुकूमत के साथ अपोजिशन बैठने को तैयार नहीं है। अपोजिशन कहती है कि पहले हमें यूं इस तरह से रिलीफ मिलना चाहिए, हुकूमत कहती है हम NRO नहीं देंगे। तो वो एक ही साइड पर सारा डायलॉग हो रहा है, अदर देन कोई और बात नहीं होती कि भाई आप वो केसेस करेंगे बाद में, लेकिन आप चूंकि पार्लियामेंट के अंदर हमारे साथ हैं तो हम पेंडेमिक के ऊपर एक पॉलिसी बना लेते हैं। वो पॉलिसी बनकर ही नहीं देती। ना अदालती फैसले प्रॉपर टाइम पर हो पा रहे हैं, स्पीड से केसेस चल रहे हैं, तारीखों पर तारीखें हो रही हैं, ना नैब उस तरह से जो है रिजल्ट दे पा रहा है। तो हम एज अ कौम एक जगह पे आके फंस गए। अब उसमें कोविड है। अब जाहिर है कि जो आप बात कह रहे हैं सबसे बड़ा मसला है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी बार बार ये बातें कहते रहते हैं। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा डेटा शेयर करते हैं, फिक्रमंद भी सबसे ज़्यादा होते हैं, कौम भी सबसे ज़्यादा फिक्रमंद है। लेकिन दोनों जानिब से सियासत हो रही है, हुकूमत एंड अपोजिशन, और किसी को परवाह नहीं है कि जलसों के अंदर जो आम आदमी आ रहा है, जो कारकुन आ रहा है, अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव हो जाता है तो उसका क्या होगा, उसकी फैमिली का, उसके रोजगार का क्या होगा। उनको अपनी सियासत से मतलब है। और सिर्फ अपोजिशन के जलसे नहीं है, हुकूमत भी तो कर रही है। Absolutely. हुकूमत भी कर रही है। और वहां पे चेयरमैन असद उमर खुद कर रहे हैं। सखर में उन्होंने किया, लाड़काना में उन्होंने किया, तो SOPs नहीं थे वहां पे। तो ये जिद्दम जिद्दी वाला एनवायरनमेंट है। इससे कैसे निकलेंगे? कौन सी ताकत है पाकिस्तान में जो निकालेगी? एक ही ताकत है, अगर वो एक्टिव हो जाए तो। बिल्कुल, आपको पॉइंट आ गया। अच्छा डॉक्टर फलक साहिबा, अब हम थोड़ा कोरोना पेशेंट्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बहुत से लोग जो कि इस मूजी मरज में इस वक्त मुब्तला हैं, क्या उनको खाना चाहिए? डाइट उनकी किस तरह से होनी चाहिए? एक थोड़ा सा हमारे उन नाजरीन के लिए थोड़ा डाइट प्लान शेयर कर दीजिएगा। सुबह उठें तो वो क्या करें, और रात को सोने से पहले उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए, और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उनको क्या कुछ कर सकते हैं वो पर्सनली, लाइक अकेले खुद अगर हों तो वो क्या कर सकते हैं? जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है, राइट, और घर में क्वारंटाइन। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके फाइन। देखें, जिनका भी कोविड पॉजिटिव है, सबसे पहले तो मैं सबसे, इवन जितने भी हमारे लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक सैचुरेशन प्रॉप जो है वो अपने घर में ला कर रख दें। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें नहीं मालूम किसी भी वक्त कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो सैचुरेशन प्रॉप जो होता है वो फिंगर पर जब आप लगाते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि आपकी बॉडी में सैचुरेशन कितनी है। ठीक है, लेस देन 90 पर दैट्स एमरजेंसी साइन। जब आपका 90 से नीचे जाना शुरू हो जाता है। अब हुआ ये कि पेशेंट कोविड पॉजिटिव है और उसको वो एसिम्टोमेटिक है, ठीक है, पर उसको भी ये कैलिबर करना बहुत ज़रूरी है कि उसका सैचुरेशन लेवल क्या आ रहा है। सैचुरेशन लेवल चेक करते रहें। इसके साथ साथ जो है ऑयली चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करें जब कोविड पॉजिटिव हो। और इसके साथ फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करें, जिंक का इस्तेमाल करें, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। डाइट क्या होनी चाहिए? मैं चाह रहा था कि आप डाइट प्लान एक शेयर कर दें। सुबह जब एक मरीज उठे जो कि कोविड पॉजिटिव है तो वो किस तरह से, अगर उसको खाने का दिल नहीं चाह रहा तो वो क्या करे, और किस तरह से अपनी डे टू डे, ये 14 दिन अगर क्वारंटाइन में रहता है तो वो किस तरह से अपनी डे टू डे लाइफ को गुजारे ताकि जो ये दिन उस पर मुश्किल गुजर रहे हैं वो थोड़े आसान हो जाएं। अच्छा, डाइट में देखें कोई ज़्यादा इस तरह की तो डाइट नहीं है कि बिल्कुल ही हम लोग जो मरीज़ों वाली उनको कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं कर सकते। बिल्कुल लाइट डाइट लें आप लोग, जैसे सुबह दलिया खा लें, उसके साथ साथ जो है आप बटर लेना चाह रहे हो तो ले सकते हैं, स्लाइसेस ले लें। सेकंड हाफ उसमें आप जो नून टाइम होता है 12 बजे के टाइम पर आप कोई भी फ्रूट ले लें, कोई भी ले लें, एप्पल ले लें, कोई भी ऑरेंज ले लें। इसके साथ साथ जो है सेकंड हाफ में जब आपका लंच का टाइम होता है तो उसमें भी आप
हेल्दी डाइट लें जिसमें वाइटामिन्स एंड मिनरल्स एंड जो भी आपकी इम्यून सिस्टम को जो बूस्ट करने वाली चीज़ें, विटामिन सी है, विटामिन डी है, मिल्क का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो आपको फ़ाइट करने में आसानी होगी। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जो पेशेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा ये कि अगर वो मेडिसिन पर भी चले जाएँ, विटामिन सप्लीमेंट्स पर चले जाएँ तो वो बेटर है कि वो कोई भी ऐसी मेडिसिन लें जिसमें जिंक का एलिमेंट है या विटामिन सी का एलिमेंट है, तो वो उनकी जो भी टेयर एंड वेयर हुआ है बॉडी के अंदर वो उसको हेल्प करेगा उसको हील करने में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। आगे मैं चाहूँगा डॉक्टर अता के साथ भी हम थोड़ा सा इसी हवाले से ही बात कर लें। डॉक्टर साहब, डेटा आप शेयर करते रहते हैं हमारे नाजरीन के साथ, खुद भी आप बहुत एक्टिव हैं, आपको डेटा के हवाले से पता भी है। क्या खुशखबरी सुनाएंगे हमारे नाजरीन को, कब तक हम पाकिस्तान में कम से कम इस कोविड से हम छुटकारा हासिल कर लेंगे? ऐसी मुझे अफसोस है कहना कि ऐसे खुशखबरी अभी सुनाने के कोई दुनिया में कोई भी काबिल नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है ये तब्दील हो रहा है, अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, और जो वैक्सीन आ रही हैं उसके बारे में भी पता नहीं है कि किस हद तक वो इफेक्टिव होंगी। यानी कि आपने आज वैक्सीन लगाई तो 4 महीने के बाद दोबारा ज़रूरत होगी या साल भर तक प्रोटेक्ट करेगी, और 22 करोड़ अफराद को वैक्सीनेट करना मामूली काम नहीं है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। तो अभी तो अगले साल के आखिर तक इससे ज़्यादातर कमी यकीनन आ जाएगी अगर आपने वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे कामयाबी से कर ली। वैक्सीन जो है ये अप्रैल से जून के दरमियान मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी, और इसके बाद फिर इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। लेकिन आप देखिए फ्लू वायरस कितने अरसे से है आपके पास, बहुत सारे और वायरसेस कितने अरसे से हैं, और फिर हर दफा वो अपनी शक्ल भी बदल रहे हैं। तो कोई वैक्सीन ऐसी नहीं है जो हमेशा कामयाब रहती है, वैक्सीन को भी उसी के साथ डेवलप। और सर ये भी बताइएगा हमारे नाजरीन को, जो वैक्सीन है ये क्या हर किसी को लगानी पड़ेगी, जो कि इवन कोविड जिसको नहीं भी है उसको भी लगानी पड़ेगी? और एक और बात, हम इससे पहले जो ट्रांसमिशन पहले और की ट्रांसमिशन थी उसमें बात एक सामने आई थी, वो ये थी कि वैक्सीन जो है ये जिनको कोरोना नहीं है उस पर असर करेगी, जिनको कोविड हो चुका है उन पर ये वैक्सीन असर नहीं करेगी। इसमें किस हद तक सदाकत है? जी, वैक्सीन जो है जिनको इस वक्त कोरोना में मुब्तला है अभी, तो उनके लिए तो वैक्सीन बेकार है, उनको तो लगानी भी नहीं चाहिए। वैक्सीन सिर्फ जो सेहतमंद लोग हैं जो अपने आप को बचाव करना चाहते हैं कोरोना से उनको लगेगी, नंबर 1। नंबर 2, जिनको कोरोना हो चुका है पहले, तो कोरोना उसके बाद जो है ये बहुत अरसे तक आपके जिस्म में एंटीबॉडी नहीं रहती। अभी तक जो डेटा आ रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि 4 से 6 महीने बाद दोबारा आप जो हैं आपको दोबारा कोरोना हो सकता है। तो उतने पीरियड करने के बाद आपको दोबारा यकीनन वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो ये दोनों पहलुओं को सामने रखना पड़ेगा। तो कोरोना सर, अब एक और बात आपसे पूछना चाह रहा था कि जो कोरोना है एक बार जिसको हो गया है दोबारा से वो किसी से लगेगा उसको, या फिर अंदर उसके जरासीम बॉडी के अंदर मौजूद है, वो इनएक्टिव हो गया है, वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा? नहीं, दोबारा से बाहर से वो लगेगा, आपको एक्सपोजर होगा उसका, और ये नहीं कि आपके जिस्म के अंदर है और दोबारा फिर वो जिस्म के अंदर है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो आपके अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता 4, 6, 8 महीने में वो भी कम होकर ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको फिर दोबारा हेल्दी पर्सन्स की तरह उसी तरह आप एक्सपोज हो सकते हैं, और फिर आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वैक्सीन लगा के अपने बचाव के लिए आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी उसके बाद। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ रहिएगा। फैसल साहब, अब हुकूमत को इस मकाम पे आपकी नज़र में क्या करना चाहिए? कौन कौन से स्टेप्स आपकी नज़र में 1, 2, 3 स्टेप्स ज़रूरी हैं ताकि पाकिस्तान जो है इस मुहलिक वबा से बाहर निकल आए? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को चारों CMs के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, बग़ैर किसी ज़िद्दमज़द्दी के। जल्दी से एक प्लेटफॉर्म पे पूरी कौम को, सारी हुकूमतों को आने की ज़रूरत है। उसके बाद जो पहली लेयर में जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो कामयाब स्ट्रैटेजी थी, वो एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। दूसरे लेयर के अंदर भी हमें फौरी तौर पर ग्राउंड के ऊपर चीज़ें नज़र आनी चाहिए। इमरजेंसी के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, उस स्पेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। पहले वाला फेज तो इमरजेंसी का था, दूसरा इमरजेंसी का नहीं है क्योंकि आपके पास टाइम था। तो अगर वो चीज़ कहीं पर ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्ट्रेटजी के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो उसे दूर करने की ज़रूरत है। तीसरा ये कि उलमाए कराम को लाजमी तौर पर ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। उलमाए कराम की लोग बात मानते हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम को साथ रखना पड़ेगा। वो तबलीग करें, मसाजिद में बोलें, लोगों से कहें, और मीडिया के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये 4-5 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए हम यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन मसले का हल नहीं है,
टेम्पररी सॉफ्ट लॉकडाउन के जरिए आगे निकल सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो लोगों के अंदर बेरोजगारी और भूख और अफलास इसको मल्टीप्लाई करता है। और पाकिस्तान में बहुत बड़े रकबे के अंदर ये सूरत हाल पॉसिबल नहीं है कि आप लॉकडाउन कर दें और फिर लोगों को खाना न दें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे भी क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगी जो आम पब्लिक इस वक्त हमें सुन रही है, क्या करे, मजीद क्या करे और किस हद तक वो कोरोना से बच सकते हैं, क्या क्या चीज़ों से वो बच सकते हैं कोरोना से? देखें, वेयर अ मास्क सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। अनदर थिंग इज़ दैट कि जैसे मैंने बताया कि सैचुरेशन प्रॉप जो है वो ले लें, और जिसको भी कोविड पॉजिटिव है उसको लाइट ना ले, उसको जो है वक्तन फ़वक्तन वो जो है अपना जाके ट्रीटमेंट करवाता रहे, ताकि खुदा न खास लंग्स बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो जाएंगे तो वो फिर नमूनिया की सूरत तैयार कर लेगा और उसके बाद फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। परहेज इलाज से बेहतर है, जो बेसिक लाइन ये है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फलक साहिबा आपके वक्त का, डॉक्टर अता साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया, फैसल अजीज साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी ट्रांसमिशन से आपको सीखने का भी मौका मिला होगा और आप इन हदायत पर ज़रूर अमल करेंगे जो कि डॉक्टर्स, हमारे जो इस वक्त ट्रांसमिशन में डॉक्टर्स मौजूद थे उनकी जानिब से दी गई, और ख़ास तौर पर जो दीगर डॉक्टर्स आपको देते हैं उन हदायत पर आप ज़रूर अमल करेंगे। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।